अस्सलामुअलैकुम। पारस और पोरस थाईलैंड के बानवनाई शहर में थे। वहाँ के महाजिर कैंप से कलाम योंग और उसके तीनों जवान बच्चों को यानी सलमा, राबिया और सलाम को लेकर तफरीह के लिए फन फेयर ग्राउंड में आए हुए थे। सलमा और राबिया बहुत खुश थीं क्योंकि बहुत अरसे बाद उन्हें खुली फिजा में तफरीह करने का मौका मिल रहा था। वो मुख्तलिफ किस्म के झूलों में ऐसे खुश होकर झूल रही थी जैसे फिर एक बार उनका बचपन लौट आया हो। तरह तरह की रेलगाड़ियों में घूम रही थी। वो रेलगाड़ियां ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ऐसे आती जाती थी कि सांस रुकने लगती थी। खौफ भी महसूस होता था और खुशी भी होती थी। ऐसी रेलगाड़ियां भी थीं जो एक तरफ पानी के अंदर डूब कर जाती थीं और दूसरी तरफ से उभरती थीं। ये ऐसे अजीबोगरीब और दिलचस्प तमाशे थे जिनसे लुत्फ़अंदोज़ होते वक्त वो भूल रहे थे कि उनका घर छूट गया है, वतन छूट गया है, वो दरबदर हो गए हैं और अगर महाजिर कैंप से निकलकर सरहद की तरफ जाएंगे तो उन सबको कत्ल कर दिया जाएगा। कातिल तो अब भी उनके ताक़ुब में थे। उन दुश्मनों को ये यकीन हो चुका था कि उनके साथ जो जवान है वो टेलीपैथी जानते हैं और नीलमा के मातिहत हैं। पारस और पोरस उनके साथ एक काउंटर पर आए जहां एयरगन के जरिए अपनी निशानेबाजी को आजमाया जाता था। राबिया ने कहा, पहले मैं निशाना लगाऊंगी। सलमा ने कहा, तुम छोटी हो, मैं तुमसे बड़ी हूं, मैं ऐसे ही निशाना लगाऊंगी। सलाम ने उसे राइफल छीनकर कहा, तुम दोनों मुझसे छोटी हो, मैं बड़ा हूं, देखो कैसे सही निशाना लगाता हूं। वो काउंटर के पास खड़ा होकर टारगेट का निशाना लेने लगा। फिर जैसे उसने एयरगन का ट्रैगर दबाया तो ठाई की जोरदार आवाज गूंज उठी, जबकि राइफल से ऐसी जोरदार आवाज नहीं उभरती थी। दूसरे ही लम्हे सबने देखा सलाम की पेशानी में सुराख हो गया था और लहू बह रहा था। इससे पहले कि कोई उसे संभालता वो जमीन पर गिर पड़ा। दोनों बहनें खौफजदा होकर चीखने लगीं। उसका बाप दौड़कर बेटे से लिपट गया। पेशानी पर गोली लगी थी, वो बोलने के काबिल भी नहीं रहा था। बाप के लिपटते ही उसका दम निकल गया। पारस और पोरस ने एक लम्हे की भी ताकीद नहीं की, फौरन ही उछलकर काउंटर पर चढ़ते ही टारगेट की तरफ छलांग लगाई। टारगेट के पीछे छुपे दुश्मन उनकी जद में आकर दूसरी तरफ गिर पड़े। वो तादाद में 4 थे, दूसरी बार भी गोली चलाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें मौका न मिल सका। चारों के चारों उन दोनों की जद में आ चुके थे इससे पहले कि वो संभलते। पारस और पोरस ने उन्हें हथियार इस्तेमाल करने का मौका ही ना दिया। घूंसों और लातों पर रख लिया, फिर उनकी ही राइफल लेकर 2 को जहन्नुम में पहुंचा दिया। बाकी 2 से कहा, हॉल्ट, अगर मरना नहीं चाहते तो वहीं रुक जाओ। वो दोनों हाथ उठाकर वहीं रुक गए। फिर पोरस ने कहा, हमने पत्थर का मुजस्मा बनने के लिए नहीं कहा है, कुछ मुंह से बोलो। वो खामोश थे। उन्हें समझाया गया था कि मुंह से आवाज ना निकाली जाए वरना वो उनके दिमागों में घुस जाएंगे। इसी खौफ से वो कुछ बोलना नहीं चाहते थे। पोरस ने एक हवाई फायर किया तो वो दोनों ही खौफजदा होकर बोलने लगे, हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो तुम हमारे दिमागों में घुस आओगे। पोरस ने कहा, चलो हम तुम्हारे दिमागों में नहीं आएंगे, ये लो और ऐश करो। पोरस ने वो राइफल उनकी तरफ उछाल दी। उनमें से एक ने राइफल को कैच करते उसे निशाने पर लेकर कहा, खबरदार हरकत न करना वरना गोली मार दूंगा, जानते हो कैसे मारूंगा। उसने घूमकर अपने साथी को गोली मार दी। पारस खामोश खड़ा उसके ख्यालात पढ़ रहा था। उसने कहा, तुम्हारी जेब में मोबाइल फोन है, उसे निकालो और अपने उस फौजी अफसर से राब्ता करो जिसने तुम्हें हमारे पीछे लगाया है। वो उसके हुक्म से इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि पोरस उसके दिमाग पर छाया हुआ था। उसने मोबाइल के जरिए फौजी अफसर से राब्ता किया, फिर कहा, सर मैं यौवान बोल रहा हूँ, आपकी प्लानिंग कामयाब हुई है। हमने छुपकर उन दोनों को इस तरह गोली मारी है कि उन्हें नजर भी नहीं आए और ना ही वो हमारी आवाज़ सुन सके। अब वो कभी किसी की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। दूसरी तरफ से फौजी अफसर ने खुश होकर कहा, शाबाश, तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हारे दोनों साथी कहाँ हैं? वो पोरस की मर्जी के मुताबिक बोला, दूसरे साथी तो जहन्नुम में पहुंच चुके हैं और मैं भी पहुंचने वाला हूँ। इससे पहले तुम्हें यह खुशखबरी सुनाने के लिए फ़ोन किया है कि तुम भी हमारे पीछे जहन्नुम में आने वाले हो। यह कहकर उसने मोबाइल फ़ोन को एक तरफ फेंक दिया। राइफल लेकर कलाम योंग के पास आया, फिर बोला, मेरे साथियों ने आपके जवान बेटे को हलाक किया है, हम कातिल हैं। मेरे 3 साथियों को सजाए मौत मिल चुकी है, आप मुझे सजाए मौत दें। उसने राइफल आगे बढ़ाई। कलाम योंग ने राइफल छीनकर कहा, क्या मैं तुम्हें मार डालूंगा तो मेरा बेटा मुझे जिंदा वापस मिल जाएगा? यह हथियार तुम लोग क्यों इस्तेमाल करते हो? क्यों इंसान को कीड़े मकोड़े समझते हो? क्या तुम जैसे कातिलों के मार जाने से दूसरे कातिल बाज आ जाएंगे? क्या इस दुनिया से हथियार खत्म हो जाएंगे या कातिल खत्म हो जाएंगे? वह बूढ़ा जज्बात में और गम और गुस्से में आकर राइफल फेंकना चाहता था, लेकिन पारस ने उसके हाथों में उसे मजबूती से पकड़े रहने दिया। फिर ख्याल ख्वानी के जरिए एक फायर कराया तो सामने खड़ा हुआ कातिल लड़खड़ाता हुआ पीछे जाकर जमीन पर गिर पड़ा। कलाम हैरत से मरने वाले को देखने लगा। वो उसे मारना नहीं चाहता था लेकिन मार चुका था। पारस ने आगे बढ़कर कहा, आपके जज्बात काबिल सताइश हैं। इंसान अगर इंसान को ना मारे तो वो किसी भी खौफ और दहशत के बगैर पुरअमन जिंदगी गुजार सकती हैं, लेकिन क्या किया जाए? आप कितने अफराद को समझाएंगे कि वो हथियार ना उठाएं, गोली ना चलाएं? बूढ़े कलाम ने राइफल को एक तरफ फेंकते हुए कहा, लेकिन मैं तो गोली नहीं चलाना चाहता था।
मैंने भी खून बहा दिया। मुझ में और दूसरे कातिलों में क्या फ़र्क रहा? जब तक पारस उन्हें समझाता रहा, उस वक्त तक पोरस उस फौजी अफसर के ख्यालात पढ़ता रहा जिसने 4 कातिलों को उनके पीछे लगाया था। फिर वह आहिस्ता से चलते हुए उनके करीब आया। फिर कलाम योंग के शाने पर हाथ रखकर बोला, आपका जवान बेटा आपकी आंखों के सामने मारा गया। हम ये तो नहीं कह सकते कि आपकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए और आपको इतना बड़ा सदमा फौरन ही बर्दाश्त कर लेना चाहिए। फिर भी हौसले से काम लें। पारस और पोरस ने अच्छी तरह समझ लिया था कि दुश्मन अब कदम कदम पर मुसाइब पैदा करते रहेंगे। उन्हें जानी नुकसान पहुंचाने की हद्दुल इम्कान कोशिशें करते रहेंगे। पारस ने ख्याल खोने के जरिए कहा, मम्मा, यहाँ कलाम योंग का जवान बेटा सलाम मारा गया है। दुश्मनों की साजिश ऐसी थी कि हम बर वक्त उसे बचा ना सके, लेकिन अब इस फैमिली के बाकी मेम्बरान की हिफाजत हमारा फर्ज है। हम इनकी सलामती की फिक्र कर रहे हैं। सलाम की तजहीज़ व तकफीन तक आप इन तमाम अफसरान के दिमागों में जाती रहें और इस हद तक इन्हें कंट्रोल में रखें कि ये नुकसान ना पहुंचा सकें। सलाम की तदफीन के बाद हम इनसे निमट लेंगे। सोनिया ने कहा, इस फैमिली को मौजूदा रिहाइश का में ले जाओ, उन्हें कैंप पनाह जाने दो। जब तक तदफीन नहीं होगी मैं दुश्मनों को वहां तक पहुंचने नहीं दूंगी। सोनिया पोरस के दिमाग में आई। उसने अपनी माँ को दुश्मन फौजी अफसर के दिमाग में पहुंचा दिया। वो उस अफसर से बोली, मैं तुम्हारे अंदर पहुंच गई हूँ। मेरी आवाज़ से पहचान सकते हो मैं कौन हूँ? वो खौफजदा होकर बोला, नीलमा ये तुम हो? और क्या समझते हो, तुम्हारी माँ ही होगी। तुमने अभी एक बेगुनाह जवान को हलाक कराया है, उसके बूढ़े बाप से बुढ़ापे का सहारा छीन लिया है। तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये तुमने सोचा है? वो खौफ के मारे थर थर कांपते हुए कुर्सी पर बैठ गया। फिर बोला, मुझे माफ़ कर दो। मैं मजबूर था। मैं एक जूनियर अफसर हूँ। आला अफसरान जो मुझसे कहते हैं मैं उस पर अमल करने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। ठीक है, तुमने मजबूर होकर ऐसा किया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देर तक जिंदा रखूंगी। यानी आज नहीं कल मरोगे, कल नहीं परसों मरोगे। हो सकता है यूं जीने की मोहलत पाकर तुम अपनी तबई उम्र तक जिंदा रहने का कोई रास्ता ढूंढ लो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप अभी जान से नहीं मारेंगी। जिस तरह तुमने अपने आला अफसरान के हुक्म की तामील की, उसी तरह मेरे अहकामात की तामील करते रहोगे तो जिंदा रहोगे। आप क्या चाहती हैं? किसी भी अफसर को और फौजी जवान को उस मकान की तरफ ना जाने दो जहां वो फैमिली अपने जवान बेटे की लाश लेकर गई है। उसकी तदफीन होने तक अगर वहां किसी ने मदाखलत की तो मैं पूरे बैंकॉक को बारूदी धमाकों से उड़ा दूंगी। मैं आला अफसरान के दिमागों में जा रही हूँ। तुम भी अपने तौर पर उन्हें मेरे चैलेंज से आगाह कर दो। उस अफसर ने फ़ोन के जरिए अपने एक आला अफसर से रब्ता किया और कहा, अभी मैंने आपसे कहा था कि हमारे 4 फौजी जवान मारे गए हैं। अगरचे उस फैमिली का एक जवान मारा गया, लेकिन उसकी मौत हमारे लिए बड़े मसाइब पैदा करने वाली है। अभी नीलमा मेरे दिमाग में आई थी, उसने धमकी दी है कि उसकी तदफीन होने तक अगर कोई उस फैमिली के मौजूदा मकान में जाएगा तो वो पूरे बैंकॉक को बारूदी धमाकों से उड़ा देगी। आला अफसर ने हकारत से कहा, ब्लडी विच लेडी? वो खुद को समझती क्या है? क्या उसे एक अकेली औरत के कह देने से हम अपनी फौजी ड्यूटी छोड़ देंगे, अपने मकासद से बाज आ जाएंगे? सर ऐसी बातें ना करें, नीलमा आपके दिमाग में होगी। नीलमा की ऐसी की? वह बोलते बोलते रुक गया। फिर बोला, तुमने अभी क्या कहा? क्या वो मेरे दिमाग में है? यस सर, उसने कहा था कि वो भी मेरे आला अफसर के दिमाग में जाएगी। वो यकीनन आपके दिमाग में पहुंची हुई होगी। वो जल्दी से नरम पड़ते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैडम नीलमा मेरे पास आएंगी। मैं उन्हें अपने दिल की बात बताऊंगा। दरअसल मैं एक आला फौजी अफसर की हैसियत से जरा रोब और दबदबा दिखा रहा था, वरना मैं तो वही करूंगा जो मैडम चाहेंगी। सोनिया ने कहा, ऐसे ही वक्त कहा जाता है। लातों के भूत सिर्फ लातों और जूतों से ही मानती हैं। अब अपने दूसरे साथी अफसरान से कहो कि मैंने अभी सीज फायर किया है। जब तक सलाम की तदफीन नहीं होगी उस वक्त तक जंग बंद रहेगी। अगर किसी ने इस फैमिली के किसी फर्द को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम सबका एक ही दिन में बहुत बुरा असर होगा। कोई भी दुश्मनी करने वाला इस मुल्क में जिंदा नहीं रहेगा। यकीन ना हो तो एक जरा शरारत करके देख लो। उसी वक्त उस अफसर के दिमाग में ख्याल खोने की दूसरी सोच उभरी। कोई कह रहा था, मैडम नीलमा, मुझे आपको देवी जी कहना चाहिए। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ और आपका सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। बड़ी खाकसारी से नाक रगड़ते हुए सेवक बनने वाले अपने पीछे बड़े खतरनाक मकासद रखते हैं। तुमने अपना नाम नहीं बताया, अपना तारुफ पेश नहीं किया। अच्छा किया, मैं तुम्हारे जैसे खतरनाक इरादे रखने वालों को खूब पहचानती हूँ। प्लीज़ आप मुझे आजमाए बगैर ऐसी बातें ना करें। मेरा नाम बैजोन है। अगरचे मैं अमरीकी टेलीपैथी जानने वाला कहलाता हूँ, लेकिन अमेरिका की तरफ कभी रुख नहीं करता। तेजपाल की रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारूँ। यानी तुम्हारी लगाम तेजपाल के हाथ में है? ऐसी बात नहीं है, वो मुझे अपना गुलाम बनाकर नहीं रखता है। हम आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर दोस्त हैं तो मुझे उसके दिमाग में पहुंचाओ, मैं उससे बातें करूंगी। शायद आप तेजपाल को भूल गई हैं, वो कभी आपके करीबी साथियों में से था। मुझे भूलने की आदत नहीं है, लेकिन इतना अरसा गुजर चुका है कि मुफाद परस्त लोग इतने अरसे में माँ बाप बदल लेते हैं। शायद उसने भी अपनी अक्ल, अपनी वफादारी अमेरिका के हवाले कर दी हो। लिहाजा मैं उसके बदले हुए मजाज को समझना चाहती हूँ। मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अभी जाता हूँ। हो सकता है तेजपाल आपको अपने दिमाग में आने की इजाज़त दे। उसके ख्यालात पढ़ने के बाद आपका ये शुबा दूर हो जाएगा कि हम सब अमेरिका के गुलाम बन गए हैं। जाने से पहले कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। तुम्हें याद होगा कि नारंग ने इतनी ज़बरदस्त आत्मा शक्ति हासिल की थी कि वो योगा जानने वालों के दिमागों में भी पहुंच जाता था और उन लोगों को खबर नहीं होती थी।
मैंने भी ऐसी ही ज़बरदस्त आत्मा शक्ति हासिल की है। तुम जाओ, मगर अपने दिमाग में मेरी मौजूदगी को ना भूलना। बेजोन एकदम से गड़बड़ा गया। वो सोचने लगा क्या करे, क्या दिमागी तौर पर हाजिर होकर तेजपाल के पास जाए और गुफ्तगू करे। इस तरह तो नीलमा मालूम कर लेगी कि वह सब किस मुल्क में है, और इसके अलावा तेजपाल के साथ उसके और 3 टेलीपैथी जाने वाले साथी भी हैं। सोनिया ने फौरन अली को मुखातिब करते हुए पूछा कि आज तक पता नहीं चला कि तेजपाल और वो चारों टेलीपैथी जानने वाले किस मुल्क में हैं। नहीं मम्मा, वो बहुत मोहतात हैं। अमरीकी अकाबरीन से खुद ही फ़ोन पर राब्ता करते हैं, लेकिन अपने फ़ोन नंबर इसलिए नहीं बताते कि फ़ोन कोड्स के जरिए इस मुल्क और उस शहर का पता चल जाएगा जहां वो भी रहते हैं। मैंने झूठा दावा किया कि नीलमा की हैसियत से योगा जानने वालों के दिमागों में भी पहुंच जाती हूँ। वो भी खौफजदा होकर गया है कि मैं शायद उसके दिमाग में हूँ। अब मुझे इसे सच साबित करना है। ये तो कोई बात नहीं है मम्मा, आप उसके लबो लहजे को सुन चुकी हैं। मैं भी उसकी आवाज़ और लबो लहजे को पहचानता हूँ। हम दोनों बेयक वक्त उसके दिमाग में पहुंचते ही जलजले का झटका पहुंचाएंगे तो वह सांस रोकने से पहले ही दिमागी अजियत में मुब्तला हो जाएगा। चलो ये तदबीर आजमाते हैं। मैं 1 से 3 तक गिनते उसके दिमाग में पहुंचूंगी। तुम भी इसी तरह वहां पहुंचकर जलजले का झटका पहुंचाओ। दोनों माँ बेटे ने यही किया। 3 तक गिनते ही वो दोनों बैक वक्त बेजोन के दिमाग में पहुंचे। फिर इससे पहले कि वो सांस रोकता, उन्होंने एक जबरदस्त झटका पहुंचाया। वो एकदम से चीख पड़ा। दिमागी तकलीफ बर्दाश्त न कर सका, फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी बीवी मोना रीटा चीखती हुई आई, क्या हुआ बेजोन, तुम क्यों चीख रहे हो? क्यों इस तरह तड़प रहे हो? प्लीज मुझे कुछ बताओ। दोनों माँ बेटे ने फिर बैक वक्त ख्यालख्वानी के जरिए मोना रीटा के दिमाग में पहुंचकर एक झटका पहुंचाया। वो भी तकलीफ की शिद्दत से चीख पड़ी। अपने शौहर के करीब फर्श पर गिरकर तड़पने लगी। वह दोनों थोड़ी देर तक तड़पते रहे। सोनिया और अली खामोशी से ख्यालख्वानी के जरिए तमाशा देखते रहे। मोना रीटा टेलीपैथी नहीं जानती थी, उसे योगा में भी महारत नहीं थी। उस पर तनवीमी अमल करके उसके दिमाग को लॉक किया गया था ताकि कोई दुश्मन उसके जरिए उन 4 टेलीपैथी जानने वाले साथियों के दिमागों तक ना पहुंच पाए। मोना रीटा का दिमाग अब खुले दरवाजे की तरह था। उसके दिमाग से तनवीमी अमल धुल चुका था। वह आइंदा सांस नहीं रोक सकती थी। उसकी तरफ से इत्मीनान था। सोनिया ने बेजोन के दिमाग में कहा, कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, लेकिन यहाँ माँ बाप दोनों की खैर नहीं है। वैसे तुम ज़बरदस्त हो और तुम्हारा दिमाग बहुत ही सेहतमंद है। टेलीपैथी का ये झटका तुम बर्दाश्त कर लोगे, इसके बाद फिर सांस लेने लगोगे, लिहाजा हम ये नहीं चाहते। सोनिया ने फिर उसके दिमाग को एक झटका पहुंचाया। वो फिर चीखें मारते हुए तड़पने लगा। उसके बंगले के करीब ही दूसरे बंगले में तेजपाल और 3 टेलीपैथी जानने वाले मौजूद थे। तेजपाल ने चौंक कर कहा, यह बेजोन क्यों चीख रहा है? मैंने मोना रीटा की चीखें भी सुनी है। बेजोन के तीनों साथियों ने ख्यालख्वानी की परवाज की, फिर उसके दिमाग में पहुंचते ही चौंक गए, एकदम से खामोश रहे। ये समझ में आ गया कि कोई उसके दिमाग में पहुंचा हुआ है और उसे दिमागी अजियतें पहुंचा रहा है। फिर बेजोन के चोर ख्यालात भी यही बताने लगे। वह तीनों दिमागी तौर पर तेजपाल के सामने हाजिर हुए, फिर घबरा कर बोले, गजब हो गया, हमारा साथी बेजोन और उसकी बीवी मोना रीटा दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों के कब्जे में आ गए हैं। अभी हमने ये मालूम नहीं किया कि कौन ऐसा कर रहा है। बडी रॉबर्ट ने कहा, मैं उसके दिमाग में रहकर खामोशी से हालात मालूम करता रहूंगा जब तक यहाँ से फौरन निकलने की कोशिश की जाए। ऐसा न हो कि वो दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले बेजोन को आलाकार बनाकर हमें नुकसान पहुंचाने यहाँ चलाए। बडी रॉबर्ट ख्यालख्वानी के जरिए फिर अपने साथी बेजोन के दिमाग में चला गया। अक्सर टेलीपैथी जानने वाले अपने पास एक सफरी बैग हमेशा तैयार रखते हैं। उन सब ने अपना अपना बैग उठाया। तेजपाल ने बडी रॉबर्ट का भी बैग उठा लिया। इतने में बडी रॉबर्ट दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। फिर वो चारों उस बंगले से निकलकर तेजी से दौड़ते हुए मेन रोड की तरफ जाने लगे। वहां पहुंचते ही एक टैक्सी मिल गई। वो टैक्सी में बैठ गई। तेजपाल ने कहा, फ्लाइंग क्लब चलो। फिर उसने एक टेलीपैथी जानने वाले माइक मूरो से कहा, तुम फौरन अमरीकी फौज के आला अफसर के पास जाओ। उसे बेजोन के मौजूदा हालात बताकर ये कह दो कि आइंदा बेजोन जब भी दिमाग में आए तो उसकी किसी बात पर भरोसा न किया जाए। वो किसी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले का ताबे बन चुका है। बडी रॉबर्ट ने कहा, वो नीलमा का ताबे बनने वाला है। मैंने उसके चोर ख्यालात से मालूम किया नीलमा उस पर जुल्म ढा रही है। माइक मूरू ने कहा, मैं जा रहा हूँ, अमरीकी फौज के आला अफसर को ये तमाम बातें बताऊंगा। वो ख्यालख्वानी की परवाज करता हुआ चला गया। तेजपाल ने कहा, बडी रॉबर्ट, तुम बेजोन के दिमाग में मुसलसल रहो और खामोश रहो। किसी ज़रूरत से वापस आओगे तो जोसेफ विस्की उसके दिमाग में चला जाएगा। बडी रॉबर्ट फिर बेजोन के दिमाग में आ गया ताकि नीलमा उसके दिमाग पर तनवीम में अमल करके उसे अपना ताबे ना बना सके। लेकिन सोनिया नादान नहीं थी। उसने बाबा साहब के दायरे की टेलीपैथी जानने वाले 2 सुरागरसानों से कहा, तुम दोनों इसके दिमाग में बारी बारी रहो। जब ये दिमागी तवानाई हासिल करने लगे तो इसके दिमाग को जलजले का झटका पहुंचाओ। जब हमें इत्मीनान से तनवीमी अमल करने का मौका मिलेगा तो हम इसे ताबे बनाने के बाद इसे ख्यालख्वानी का मौका देंगे। अगरचे ये मेरी और मेरी फैमिली के असूलों के खिलाफ था कि किसी भी मुखालिफ टेलीपैथी जानने वाले को अपना मामूल और ताबे बनाकर रखा जाए, लेकिन कुछ दिनों तक हालात का तकाजा पूरा करने और दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। तेजपाल अपने तीनों साथियों के साथ फरार हो रहा था। वो फ्लाइंग क्लब पहुंचने के बाद वहां से एक हेलीकॉप्टर किराए पर हासिल करके मगरबी साहिल की तरफ जाने लगा। बडी रॉबर्ट इस दौरान में अपने साथी बेजोन के दिमाग में जाता आता रहा।
ताकि उसके साथी बेजोन पर तनवीमी अमल किया जाए तो वो उसका तोड़ कर सके। दूसरी तरफ तनवीमी अमल नहीं किया जा रहा था। बेजोन एक बीमार की तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मोना रीटा आकर कह रही थी, बेजोन, हम दोनों बिल्कुल तनहा रह गए हैं। तेजपाल और तुम्हारे तीनों टेलीपैथी जाने वाले साथी यहाँ से फरार हो गए हैं। वो बड़ी नक्काहत से बोला, मेरे साथी एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं। तेजपाल खूब सोच समझ कर यह कदम उठा रहे। अगर वो उन तीनों के साथ यहाँ होता तो वो सब मेरी तरह बिस्तर पर पड़े होते। ये अच्छा है कि वो महफूज रहेंगे तो हमें भी इस मुसीबत से निकाल सकेंगे, लेकिन उन्हें ख्याल खानी के जरिए यहाँ आकर हमारी खैरियत तो मालूम करना चाहिए। जब तुम अकल से सोच नहीं सकती हो तो जुबान से बोला भी ना करो। वह ज़रूर हमारे दिमागों में आ रहे हैं, हमारे हालात मालूम कर रहे हैं। फिर तुम या मुझे मुखातिब क्यों नहीं करते हैं? यही तो तुम समझ नहीं पा रही हो। नीलमा ने खतरनाक हद तक आत्मशक्ति हासिल की है। अब वो योगा जानने वालों के दिमागों में भी पहुंच जाती है। ये तुम कैसे जानते हो? मैं उससे समझौता करने के लिए एक थाई फौजी अफसर के दिमाग में गया था। वो मेरी आवाज़ और लहजा सुनकर मेरे दिमाग में घुस आई, और इसका नतीजा तुम देख रही हो। मेरे तीनों साथी मेरे या तुम्हारे दिमाग में आकर बोलेंगे तो उनके दिमागों में भी घुस जाएगी। अब समझ रही हो? बस बात में सर हिलाकर बोली है, नीलमा तो बहुत ही खतरनाक है। क्या वो हमारे हाल पर रहम नहीं खाएगी? क्या हमसे कोई समझौता नहीं करेगी? इस बात को भूल जाओ। बस अपने ही साथियों पर और तेजपाल की जहानत पर भरोसा करो। बड़ी रॉबर्ट उनकी बातें सुन रहा था। उसका दूसरा साथी माइक मूरू ख्याल खुआनी के जरिए अमरीकी अकाबरीन को बेजोन के ट्रैप होने की इतला दे चुका था। वह तमाम अकाबरीन एक दूसरे को बेजोन से मोहतात रहने के लिए कह रहे थे। उनके लिए बहुत ही तशवीश की बात थी कि बेजोन जैसा हमेशा मुस्ताद रहने वाला और नहायत फर्मा बरदारी से उनके अहकामात की तामील करने वाला अब नीलमा का फर्मा बरदार बन गया था। नीलमा के टेलीपैथी जाने वालों की तादाद में इजाफा हो गया था। एक फौजी अफसर ने कहा, यह नीलमा मुसलमान टेलीपैथी जानने वालों से ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। उसने पहले ही हमारे 2 टेलीपैथी जानने वालों को हथिया लिया, अब बेजोन को भी ले गई है। सिर्फ 2 दिनों में उसने हमें इतना नुकसान पहुंचाया है। आइंदा पता नहीं और कैसे कैसे नुकसान पहुंचाएगी। उसे जल्द से जल्द काबू में ना किया गया तो हम सोचते और परेशान होते रह जाएंगे। फौज के आला अफसर ने कहा, माइक मूरो ने हमें यह भी बताया कि नीलमा योगा जानने वालों के दिमागों में भी पहुंच जाती है, इसलिए वो बेजोन के दिमाग में पहुंच गई थी। इसका मतलब यह है कि हमारे किसी टेलीपैथी जानने वाले को अपनी आवाज़ और लबो लहजा सुनाना नहीं चाहिए। एक आला हाकिम ने कहा, यानी हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले खुलकर उसका सामना नहीं कर सकेंगे? दूसरे हाकिम ने कहा, आइंदा हमारे टेलीपैथी जानने वाले दूसरे एहलकारों के जरिए नीलमा को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे तो इसमें बड़ी दुश्वारियां पेश आएंगी। ये तो नजर आ रहा है, नीलमा मुर्दा से जिंदा होते ही हमारे लिए दुश्वारियां पैदा करती जा रही है। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम जब चाहें अपने किसी भी टेलीपैथी जानने वाले से राब्ता नहीं कर सकते हैं। अब हमें उनकी अशद ज़रूरत है, लेकिन जब तक वो हमसे राब्ता नहीं करेंगे हम उनके इंतज़ार में बैठे रहेंगे। ये हमारी कमज़ोरी है। हमें इस तरीक़ेकार को बदलना होगा। हमें ऐसे टेलीपैथी जानने वालों की ज़रूरत है जो हमेशा हमारे साथ रहा करें। फौज के आला अफसर ने कहा, 3J की बातें मेरे दिल को लग रही हैं। इनमें से एक कह रहा था कि कैनिबाल को बेजोन या किसी भी टेलीपैथी जानने वाले का मामूल और ताबे नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमारे पास कैनिबॉल और लेजी गार्ड 2 टेलीपैथी जानने वाले मौजूद हैं और जिस्मानी तौर पर मौजूद हैं। उन्हें हम बिल्कुल आज़ाद और खुद मुख्तार बनाकर अपने पास रख सकते हैं। जिस तरह तेजपाल 4 टेलीपैथी जानने वालों की रहनुमाई करता रहा और आंद्रे 5 टेलीपैथी जानने वालों का गाइड बना हुआ है, उसी तरह वो 3J भी हमारे 2 टेलीपैथी जानने वालों के रहनुमा बनकर रह सकती हैं। एक आला अफसर ने कहा, ऐसा होना चाहिए। लेजी गार्ड और कैनिबॉल जिस्मानी तौर पर हमारे पास रहेंगे, आर्मी हेडक्वार्टर में पूरी सिक्योरिटी के साथ रहा करेंगे, तो हम उन पर भरपूर एतमाद करते रहेंगे। उनके दिमागों में कोई दोस्त या दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला नहीं आ सकेगा। उनका राब्ता सिर्फ 3J से रहेगा। एक और आला अफसर ने कहा, हमारे एक बुनियादी मसला हल हो जाएगा। फौरी ज़रूरत के वक्त हमारे पास टेलीपैथी जानने वालों की कमी नहीं होगी। ये 2 टेलीपैथी जानने वाले हमेशा हमारे पास रहा करेंगे। एक आला हाकिम ने कहा, बेशक जब हम आंद्रे पर एतमाद कर सकते हैं तो वो 5 टेलीपैथी जानने वालों के साथ हमारा वफादार है, और तेजपाल पर भरोसा कर सकते हैं कि वो हमारे 4 टेलीपैथी जानने वालों के साथ हमारा वफादार है। तो फिर हम 3J पर क्यों एतमाद नहीं करते? अब हम ज़रूर एतमाद करेंगे। उसी वक्त फौज के आला अफसर के दिमाग में ख्याल ख्वानी की एक लहर उभरी। आवाज़ आई, सर मैं लेजी गार्ड बोल रहा हूँ। आला अफसर ने चौंक कर पूछा, तुम मेरे दिमाग में कैसे आए हो? क्या तुम्हें तेजपाल का कोई टेलीपैथी जानने वाला कंट्रोल नहीं कर रहा है? सर अब मैं किसी का मामूल और महकूम नहीं हूँ। आपसे अर्ज करने आया हूँ कि मेरे बारे में कुछ मालूम करने से पहले आप 3J के एक जे काफू से बात करें, वो भी आपके दिमाग में मौजूद है। फौज के आला अफसर ने तमाम अकाबरीन को मुखातिब करते हुए कहा, इस वक्त मेरे दिमाग में लेजी गार्ड बोल रहा है। वो तनवीमी अमल से आज़ाद हो गया है। अब हमारे किसी भी टेलीपैथी जानने वाले का मामूल और ताबे नहीं रहेगा। आप लोगों की इतला के लिए अर्ज है कि जे काफू हमें मुखातिब करने वाला है। एक फौजी अफसर ने अपनी जगह से उठकर कहा, इस वक्त मैं जे काफू बोल रहा हूँ। आपके इस अफसर की ज़ुबान से मुखातिब हूँ। मैंने आपके एक मामूल और ताबे बनकर रहने वाले लेजी गार्ड को तमाम तनवीमी अमल से आज़ाद करा दिया है और तनवीमी अमल के ज़रिए इसके दिमाग को लॉक्ड कर दिया है।
अब आंद्रे के और तेजपाल के टेलीपैथी जानने वाले कभी इसके दिमाग में नहीं आ सकेंगे। यह सिर्फ आप लोगों का ताबे बनकर रहा करेगा। फौज के आला अफसर ने कहा, जे काफू, तुमने कहा था कि हमारे टेलीपैथी जानने वाले कैनीबॉल को किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहिए। आज तुम्हारी ये बात दुरुस्त नजर आ रही है और ये तुमने बर वक्त हम पर एहसान किया है। जे काफू ने कहा, मैं कैनीबॉल को भी निजात दिलाऊंगा। मैंने तेजपाल के टेलीपैथी जानने वालों को धोखा दिया है, उन्हें इस खुशफहमी में मुब्तला रखा कि मैं जल्द से जल्द कैनीबॉल पर तनवीमी अमल करके उन्हें उनके तनवीमी अमल से आज़ाद करने वाला हूँ। वो सब कैनीबॉल पर तवज्जो देते रहे। उधर मैंने और मेरे साथियों ने लेजी गार्ड पर तनवीमी अमल करके इसे आज़ाद और खुद मुख्तार बना दिया है। एक और फौजी अफसर ने अपनी जगह से उठकर कहा, मैं इस वक्त लेजी गार्ड बोल रहा हूँ। आप लोगों से वादा करता हूँ कि 3J के ताउन से मैं जल्द ही कैनीबॉल को भी दूसरे टेलीपैथी जानने वालों के तनवीमी अमल से निजात दिलाऊंगा। इसके दिमाग को भी लॉक करके आप लोगों का फर्मा बरदार बनाऊंगा। इस तरह हम 2 टेलीपैथी जानने वाले आपके करीब रहकर फौरी ज़रूरत के वक्त काम आते रहेंगे। एक आला हाकिम ने कहा, हम पर से आधा बोझ उतर गया है, आधा बोझ नीलमा का रह गया है। उससे किसी तरह निमट कर उस बला को ख़त्म कर दो या हमसे दूर कर दो। जे काफू ने कहा, हमें मालूम है वो योगा जानने वालों के दिमागों में भी पहुंच जाती है। अभी वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं। आज के बाद हम आप लोगों के दिमागों में आकर गुफ्तगू नहीं करेंगे, वरना वो सुनेगी तो हमारे दिमागों में पहुंच जाएगी। लेजी गार्ड ने कहा, मैं आपके आर्मी हेडक्वार्टर में हूँ, आपके करीब रहूंगा। जो हुक्म देना हो मेरे सामने दिया करें। मैं गूंगा बनकर सुनता रहूंगा और आपके अहकामात की तामील करता रहूंगा। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि कैनीबॉल भी दूसरों के तनवीमी अमल से आज़ाद हो जाए। जे काफू ने कहा, अब हम खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। नीलमा के खात्मे तक हम गूंगे बने रहेंगे। थैंक यू, गुड लक फॉर अस। सलमा और राबिया अपने भाई के जनाजे के साथ कब्रिस्तान के मेन गेट तक आईं, फिर बाहर ही रुक गईं। सलाम को उसकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचाने के लिए 20-25 अफराद आए थे। पोरस और कलाम भी उसकी कब्र तक गए। पारस कब्रिस्तान के अहाते के बाहर उन दोनों बहनों से दूर खड़ा रहा ताकि कोई छुपकर उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। पारस और पोरस की रिहाइश ऐसे इलाके में थी जहां करोड़पति और अरबपति अफराद रहा करते। ऐसी जगह मुसलमानों की तादाद कम थी। जनाजे में शरीक होने के लिए काफ़ी अफराद नहीं थे। मस्जिद कमेटी की तरफ से जनाजे में शरीक होने वाले आए थे। उस इलाके का सिर्फ एक दौलतमंद कब्रिस्तान तक आया था। उसका नाम समद रमज़ी था। समद रमज़ी के आबा अजदाद थाईलैंड में रहा करते थे, लेकिन वो 9 उम्री के ज़माने में ही थाईलैंड छोड़कर मिस्र चला गया। काहिरा में जाकर बड़ी जद्दोजहद करता रहा। आखिर इतनी दौलत कमाई के बड़े बड़े दौलतमंदों में उसका शुमार होने लगा। काहिरा के एक पोश इलाके में उसका एक वसी और ईज़ शानदार बंगला था। उसके वालिदैन वफात पा चुके थे। वो थाईलैंड की ज़मीन और जायदाद फ़रोख्त करने आया था ताकि हमेशा हमेशा के लिए थाईलैंड छोड़कर काहिरा में रह जाए। वो 32 बरस का जवान था। उसने अब तक शादी नहीं की थी। एक तो इसलिए कि दौलत कमाने की धुन में लगा हुआ था, फिर यह कि कोई उसके दिल में समाने नहीं आई थी। आज उसने सलमा को देखा तो दिल ने कहा, शायद यही लड़की है जिसका मैं इंतज़ार करता रहा हूँ। जब उसे मालूम हुआ कि वो लाओस से आने वाले महाजिर हैं तो उसने सलाम की तजहीज़ व तकफीन के सिलसिले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मस्जिद कमेटी से रब्ता करके वहाँ से मैयत गाड़ी और जनाजे में शरीक होने के लिए अफराद भी बुलाए। पारस ने उसके ख्यालात पढ़कर सलमा से उसकी दिलचस्पी मालूम कर ली थी। फिर उसके चोर ख्यालात बता रहे थे कि उसकी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। वह सच्चे दिल से उसे शरीक हयात बनाना चाहता है। कब्रिस्तान के अंदर सलाम की तदफीन हो रही थी। उस वक्त समद रमज़िया हाथे के गेट पर आया। फिर सलमा को देखकर बोला, आप दोनों यहाँ क्यों रुक गई हैं? अंदर आना चाहिए। सलमा ने कहा, नहीं, दिल भारी हो गया है। अचानक भाई की मौत ने हमें तोड़ कर रख दिया है। हौसला नहीं हो रहा है कि कब्रिस्तान के अंदर जाएं। समद रमज़ी ने कहा, मैं आप लोगों के दुख को समझ सकता हूँ। मेरे लायक कोई भी खिदमत हो तो बताएं, मैं आपके साथ वाले बंगले में ही रहता हूँ। सलमा को एक तो भाई का सदमा था, दूसरे ये कि वो किसी अजनबी से गुफ्तगू करने के सिलसिले में मोहतात रहना चाहती थी। लेकिन पारस उसके दिमाग पर हावी हो गया। उसे माइल कर रहा था कि इस अजनबी के साथ ज़रा पनाहियत से गुफ्तगू करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो उदास मुस्कुराहट के साथ बोली, आप बहुत अच्छे हैं। मैं देख रही हूँ कि ब्रादर की तदफीन के सिलसिले में आप पेश रहे, बल्कि अपनों की तरह आपने हमारा साथ दिया है। मैं तो हमेशा आप लोगों का साथ देना चाहता हूँ। आप लोगों के बारे में बहुत कुछ मालूम करना चाहता हूँ और अपने बारे में भी बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन ये मौका नहीं है। फिर भी चाहता हूँ मुझे बिल्कुल ही अजनबी और पराया ना समझा जाए। सलमा की छोटी बहन राबिया ने कहा, आप पराए तो हैं लेकिन अपनों से बढ़कर हैं। आपने सारी रात हमारे साथ गुजार दी। हमारे घर में मातम है, हमने नहीं खाया लेकिन आपने भी नहीं खाया। हमने सोने के लिए पलक तक नहीं झपकाई, आप भी अब तक जाग रहे हैं और अब तो दिन के 11 बजने वाले हैं। सलमा ने कहा, अपने होने का सबूत अपने अमल से दिया जाता है और आप ये सबूत दे रहे हैं। शुक्रिया। आप दोनों बहनें बहुत ज़हीन हैं। खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए बंदे नेकी करते हैं। मैंने कल से अब तक जो कुछ भी किया इसके एवज़ मुझे आपका अपनापन मिल रहा है। वो सलमा को देखकर बोल रहा था। फिर उसने कहा, तदफीन हो चुकी है। आपके डैडी दूसरों के साथ आ रहे हैं, मैं बाकी बातें उनसे कह लूँगा। ये कहकर वो कलाम और पोरस वगैरह की तरफ जाने लगा। सलमा ने कुछ उलझे हुए जहन से समद रमज़ी को जाते हुए देखा। फिर
राबिया से बोली, ये रमजी साहब कुछ अजीब अंदाज में बोल रहे थे। मेरी समझ में कुछ आया है, कुछ नहीं आ रहा। राबिया ने कहा, कोई और वक्त होता तो मैं मुस्कुराकर खुश होकर बोलती, मेरी समझ में तो आ गया है। वो तुम्हारी पर्सनैलिटी से मुतासिर हो गए हैं, तुम्हें पसंद कर रहे हैं। ये क्या कह रही हो? क्या ये ऐसी बातें करने का वक्त है? इसलिए तो ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, जो बोलना होगा वो आने वाला वक्त बोलेगा। समद रमजी उनसे दूर होकर कलाम और पोरस वगैरह के पास आ गया। कलाम ने पूछा, आप कहाँ रह गए थे? आपकी साहबजादियाँ वहाँ गेट पर रुक गई थी। मुझे तशवीश हुई कि क्यों रह गई हैं। उनसे पूछा तो पता चला दोनों सदमे से निढाल हैं। मैं समझ गया कि वो भाई की तदफीन आंखों से नहीं देखना चाहती हैं। कलाम ने एक सरदा भरकर कहा, हम तो अपना वतन छोड़कर आते वक्त ही अंदेशों में गिरफ्तार थे। ये समझ रहे थे कि हमारे साथ भी ऐसे सानहे पेश आ सकते हैं। जवान बेटा आंखों के सामने मारा गया और जवान बेटियां सदमात से टूट रही हैं। समद रमजी ने कहा, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को हौसला देता है, आप भी सब्र करें, आप में हौसला पैदा होता रहेगा। कलाम ने कहा, बेटे तुम कौन हो? कल रात से अब तक हमारे बहुत काम आ रहे हो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। प्लीज़ आप एहसानमंद होकर मुझे शर्मिंदा न करें। उस वक्त पारस अपने भाई पोरस के दिमाग में आकर बता रहा था कि समद रमजी सलमा में दिलचस्पी ले रहा है, उसे शरीक हयात बनाना चाहता है, लिहाजा इस सिलसिले में उसके साथ ताउन किया जाए। इस तरह इस फैमिली के लिए इस मुल्क से बाहर जाने का एक वसीला पैदा हो जाएगा। पोरस ने कहा, दूसरे मुल्कों की तरह यहाँ भी लड़कियों की शादी का मसला है। अच्छा है कि सलमा का रिश्ता समद रमजी से हो जाए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तुम इन सब के दिलों में अपनाइयत और मोहब्बत पैदा करते रहो। मैं ख्याल खोनी के जरिए थाई हुकूमत से इनके बैरून मुल्क जाने का इजाज़तनामा हासिल करूंगा और दूसरे मुतल्लिका शोबों में भी ख्याल खोनी के जरिए चंद घंटों में इनके पासपोर्ट और वीज़े वगैरह तैयार करवा लूंगा। चंद घंटों से पहले अमरीकी अकाबरीन को फैक्स के जरिए इत्तला मिली। तेजपाल के एक टेलीपैथी जाने वाले माइक मुरो ने लिखा था, थाई हुकूमत ने कलाम योंग और उसकी 2 जवान बेटियों सलमा और राबिया को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दी है और इमिग्रेशन के शोबों में उनके लिए पासपोर्ट और वीज़े तैयार हो रहे हैं। जो अहदेदार पासपोर्ट और वीज़े तैयार कर रहे हैं वो ख्याल ख्वानी के जरिए ट्रैप किए गए हैं और वह सब गायब दिमाग होकर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम उस मुसलमान फैमिली को थाईलैंड से बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि नीलमा ने हमारे बहुत अहम साथी बेजोन को कैद किया है। अगर वो चाहती है कि मुसलमान फैमिली थाईलैंड से बाहर चली जाए तो पहले बेजोन को हमारे हवाले करना होगा। हम आइंदा इसी तरह फैक्स के जरिए या किसी आलाकार के जरिए टेलीफोन पर आपसे रब्ता करेंगे। आपको हमारे फैक्स के जवाब में जो कहना होगा वो आप दिमाग में सोचते रहेंगे और हम आपके ख्यालात पढ़ते रहेंगे। वो फैक्स पढ़ने के बाद फ़ौज के आला अफसर ने अपने दिमाग में कहा, यह मुनासिब नहीं है। अगर वो मुसलमान फैमिली वहाँ से जा रही है तो उन्हें जाने दिया जाए। इसके बाद थाईलैंड के तमाम रेफ्यूजी कैंप में जो मुसलमान कुंबे हैं उन्हें भी बखैरियत जहाँ जाना चाहें जाने दिया जाए। इस तरह नीलमा का ये मकसद ख़त्म हो जाएगा कि वह मुसलमान ख़ानदानों की हिफाजत करके बाबा साहब के इदारे के तमाम मुसलमान टेलीपैथी जाने वालों की हमायत हासिल करेगी। तकरीबन 15 मिनट के बाद फैक्स के जरिए जवाब मौसूल हुआ। उसमें लिखा हुआ था, नीलमा पहले ही कह चुकी है कि वो दुनिया के तमाम टेलीपैथी जाने वालों से दूर मशरिक़ बईद में रहेगी। उसने थाईलैंड को अपना मुस्तकिल अड्डा बना लिया है। आप इस खुशफहमी में ना रहें कि वो वहाँ से चली जाएगी। फिर ये कि हमें अपना साथी बेजोन अहम है। हम हर हाल में उसकी वापसी चाहेंगे। जब हम कलाम योंग और उसकी दोनों जवान बेटियों को थाईलैंड से बाहर जाने नहीं देंगे तो नीलमा और उसके 2 मातिहत टेलीपैथी जाने वाले हमारे रास्ते की रुकावट बनेंगे, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि हम बराह रास्त उनसे मुकाबला नहीं करेंगे। अपने आलाकारों के जरिए उनके मुकाबले पर आते रहेंगे। आलाकार मरते रहेंगे लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आखिर थक हार कर नीलमा को हमारे मुतालबे के सामने झुकना पड़ेगा। फौज के आला अफसर ने उस फैक्स को पढ़ने के बाद अपने दिमाग में कहा, मैं तेजपाल से कहता हूँ कि वो एक बेजोन को वापस हासिल करने के लिए हमारी पूरी प्लानिंग को खाक में ना मिलाएं, हमारी हिकमत अमली को समझें। जब थाईलैंड में कोई मुसलमान फैमिली नहीं होगी, नीलमा किसी भी मुसलमान की हमायत में कोई कारनामा अंजाम नहीं दे पाएगी, उसे बाबा साहब के दायरे वालों से कोई हमायत हासिल नहीं होगी, तब वो मजबूर होकर हमसे समझौता करेगी। हम नीलमा को हर हाल में अपनाएंगे, तब वो बेजोन को भी वापस कर देगी। फौज का आला अफसर जैसे ही चुप हुआ वैसे ही उसके दिमाग में नीलमा की आवाज़ उभरी। सोनिया ने नीलमा की हैसियत से कहा, मैं तुम लोगों की बातें सुन रही हूँ और तुम्हारी इस बात से इत्तफाक कर रही हूँ कि बूढ़े कलाम और उसकी 2 जवान बेटियों को थाईलैंड से बाहर जाने दिया जाएगा और इसके बाद दूसरे तमाम मुसलमान खानदानों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। तो मैं तुम लोगों के खिलाफ कोई महाज नहीं बनाऊंगी। आला अफसर ने कहा, मिस्टर माइक मुरू, तुम अभी मेरे दिमाग में मेरे ख्यालात पढ़ रहे थे, अब नीलमा की बातें सुन रहे होगे। मैं जैसा चाहता हूँ वैसे ही नीलमा भी चाहती है, ये बात तेजपाल को बता दो। नीलमा ने कहा, ज़रा ठहरो, मैं जो कह रही हूँ वो ज़रूर करूँगी। अमेरिका से समझौता करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? मैं बेजोन को यरगमाल बना कर रखूँगी ताकि मुझसे बाद में धोखा ना किया जाए, और अगर बेजोन को वापस करूँगी तो पालपूट को ज़रूर हलाक करूँगी। अब तुम अमरीकी अकाबरीन और तेजपाल वगैरह सर जोड़कर सोचो कि तुम बेजोन की वापसी चाहते हो या पालपोर्ट की ज़िंदगी। आला अफसर ने कहा, मैडम नीलमा, आपकी ये शर्त बहुत मसाइल पैदा कर देगी। हमें फ़ैसला करना दुश्वार होगा, हम किसकी वापसी चाहें और किसकी मौत। यह फ़ैसला करना मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं। सोचो, गौर करो, तेजपाल से भी मशवरे करो, फिर अपना फ़ैसला सुनाओ। लेकिन फ़ैसला होने तक कलाम और उसकी दोनों बेटियों को
थाईलैंड से जाते वक्त ना रोका जाए। अगर उनके रास्ते में रुकावट पैदा की गई तो आप सबको बहुत बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। आल अफसर ने कहा, मैं इस बात की जमानत लेता हूँ कि कलाम और उसकी दोनों जवान बेटियों को बाहर जाने से नहीं रोका जाएगा। इसके बाद दूसरे मुसलमान खानदान थाईलैंड में ही रहेंगे। हमारे किसी फैसले पर पहुंचने तक उन खानदानों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होगी। फिर 15 मिनट के बाद एक फैक्स मौसूल हुआ। उसमें लिखा था, हम तमाम अमरीकी अकाबरीन से गुजारिश करते हैं कि मैडम नीलमा को फ़ौरन ही बैजोन की वापसी का फैसला सुनाया जाए। पालपोर्ट हमारे सामने कोई अहमियत नहीं रखता है। अगर अमरीकी अकाबरीन ने पालपोर्ट को बचाने की कोशिश की तो हम उस कमबख्त को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अमरीकी अकाबरीन आजमाइश में पड़ गए। वो तेजपाल और उसके 3 टेलीपैथी जानने वाले साथियों को नाराज़ नहीं कर सकते थे, और दूसरी तरफ पालपोर्ट की हलाकत उन्हें मंजूर नहीं थी, क्योंकि उसके गोरीला फौजियों के पुश्त पनाही के दौरान में वो अपनी अमरीकी फ़ौज के गोरीले भी वहाँ पहुँचाने वाले थे, ताकि जमहूरिया चीन पर यह दहशत तारी कर सकें कि अमरीका उसके जनूबी ममालिक लाओस और कम्बोडिया वगैरह में अपने कदम जमा रहे। देखा जाए तो पालपोर्ट की हमायत करके अमरीका चीन जैसी बहुत बड़ी ताकत के खिलाफ मशरक़ बईद तक पहुंचकर अपना महाज कायम कर सकता था, और यह उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती। इतनी बड़ी कामयाबी के पेश नज़र तेजपाल और उसके 3 टेलीपैथी जानने वाले बहुत छोटे नजर आ रहे थे, लेकिन हकीकतन वो छोटे नहीं थे, क्योंकि सिर्फ एक टेलीपैथी जानने वाला लाखों की तादाद में मुसल्लह फौजियों पर भारी पड़ सकता है। इस तरह तेजपाल के पास 3 टेलीपैथी जानने वाले थे, और वह तीनों 3 बड़ी फौजी ताकतों के बराबर थे, और अपनी ख्यालख्वानी के जरिए दुनिया के खतरनाक तरीन हथियारों को नाकारा बना सकते थे। सोनी उस आला अफसर के दिमाग में नीलमा की हैसियत से मौजूद थी। तेजपाल का टेलीपैथी जानने वाला माइक मूरो भी उसके ख्यालात पढ़ रहा था। फिर उसने फैक्स के जरिए कहा, आपको इसी पहलू से सोचना चाहिए कि हम 3 टेलीपैथी जानने वाले 3 बड़ी फौजी कुव्वतों के बराबर हैं और दुनिया के तमाम खतरनाक हथियारों को नाकारा बना सकते हैं। जब आपको इस बात का पूरी तरह यकीन हो जाए तो पालपोर्ट को नीलमा के हवाले कर दें। हम जल्द से जल्द बैजोन की वापसी चाहते हैं। सोनिया ने नीलमा की हैसियत से कहा, वो तेजपाल का टेलीपैथी जानने वाला दुरुस्त कह रहा है। पालपोर्ट को मेरे हवाले कर दो। वो मर जाएगा तो ये ना सोचना कि तुम इन इलाकों में कदम नहीं जमा सकोगे। जब मुझसे दोस्ती होगी तो बहुत कुछ कर सकोगे। तुम्हारी बात दिमाग को लगती है, फिर भी तुमसे और तेजपाल से कहता हूँ कि हमें सोचने और आखिरी फैसला करने का ज़रा वक्त दें। हम 12 घंटे बाद अपना फैसला सुना देंगे। नीलमा ये कहकर चली आई कि उसे कोई एतराज़ नहीं है। 12 घंटे तो क्या, 12 महीने बाद भी फैसला सुनाया जाएगा तो नीलमा का मुतालबा वही होगा कि पालपोर्ट को उसके हवाले किया जाए, वरना बैजोन को यरगमाल बनाकर रखा जाएगा। जब तक ये फैसले नहीं होंगे तब तक थाईलैंड के तमाम मुसलमान खानदानों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, और कलाम को उसकी 2 जवान बेटियों के साथ थाईलैंड छोड़कर बाहर जाने से नहीं रोका जाएगा। अमरीकी फ़ौज के आला अफसर के ख्यालात पढ़कर एल्पा को मालूम हुआ कि नीलमा कुछ अरसे तक रूपोश रहकर आत्मशक्ति मुकम्मल तौर पर हासिल करने के बाद मंजर-ए-आम पर आई है। इस बार उसकी आत्मशक्ति खतरनाक हद तक नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि वह अब योगा जानने वालों के दिमागों में भी घुस आती है। एल्पा उसके मुत्तलिक हक़ाइक़ मालूम करना चाहती थी। उसने नीलमा से बराह रास्त रब्ता नहीं किया, लिहाजा उसने भीमा से कहा कि वो उससे रब्ता करे। भीमा ख्यालख्वानी की परवाज़ करके सोनिया के दिमाग में पहुंचा तो सोनिया ने नीलमा की हैसियत से पूछा, कौन है, अपना जोग्राफिया बताओ। मेरा नाम भीमा दास है। मैं तुम्हारे बारे में सही मालूमात हासिल करने आया हूँ। मैं अभी तुम्हारा दोस्त हूँ ना दुश्मन। तुम मुझसे गुफ्तगू करने के बाद खुद फैसला कर सकती हो कि हम आपस में दोस्त बन सकते हैं या नहीं। नीलमा ने पूछा, भीमा दास, मैं ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। जब छठे जिस्म में जिंदा थी उस वक्त तक ये नाम इस दुनिया में नहीं था। ख़ास तौर पर टेलीपैथी जानने वालों में कोई भीमा नाम का शख्स नहीं था। तुम दुरुस्त कहती हो। मैंने बरसों की तपस्या के बाद यह टेलीपैथी की विद्या हासिल की है, और मैं भी तुम्हारी तरह आत्मशक्ति का ज्ञान रखता हूँ। यह तो बड़ी खुशी की बात है। हम दोनों का ताल्लुक भारत देश से है। हम दोनों टेलीपैथी भी जानते हैं और आत्मशक्ति की सलाहियत भी रखते हैं। वैसे तुम्हें मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ? तुमने मेरी आवाज़ और लबो लहजा कहाँ सुना है? मेरे पास मालूमात हासिल करने के बहुत से ज़राए हैं। मैं अपनी बहुत सी खुफिया सलाहियतों के बारे में किसी को नहीं बताता हूँ, ना ही मेरे दिमाग में कोई जबरन आकर कुछ मालूम कर सकता है। ये बात है तो अभी मेरे दिमाग से जाओ। चंद मिनटों में तुम्हारे दिमाग से जबरन मालूम कर लूँगी कि तुम्हारी खुफिया सलाहियतें क्या हैं। तुम दर हकीकत कौन हो और किसके दोस्त और किसके दुश्मन। मेरे चोर ख्यालात पढ़ना मुमकिन नहीं है। मैंने सुना है कि तुम योगा जानने वालों के दिमागों में भी चली जाती हो, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ सकोगी। इतनी लंबी बातें करने की क्या ज़रूरत है? वापस जाओ। नहीं जाओगे तो मैं सांस रोक लूँगी, फिर तुम्हारे दिमाग में पहुँचकर चोर ख्यालात पढ़ लूँगी। बाद में मेरे पास आ सकते हो। अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ और देखूंगा कि तुम किस तरह मेरे दिमाग में आकर चोर ख्यालात पढ़ सकोगी। उसके जाते ही सोनिया ने फ़ौरन ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। फिर आमना के पास पहुंचकर बोली, आमना, मेरे लिए एक चैलेंज है। इस सिलसिले में तुमसे ताउन चाहती हूँ। हाँ बोलो। मैं इस वक्त इबादत में मसरूफ़ नहीं हूँ, तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँगी। मैं टेलीपैथी और आत्मा शक्ति जाने वाले भीमा दास के बारे में ज़रूरी मालूमात चाहती हूँ। उस वक्त आमना नमाज से फारिग होकर जाए नमाज पर बैठी हुई थी। आंखें बंद करके ज़ेरे लब कलाम पाक की आयतें पढ़ने लगी। फिर 2 मिनट बाद आंखें खोलकर बोली, भीमा दास,
कभी गुरु नारंग का एक बहुत ही वफादार चेला था। उसकी बड़ी खिदमत किया करता था। 12 बरस की उम्र से वह टेलीपैथी और आत्मा शक्ति हासिल करने के लिए ज्ञान ध्यान में मसरूफ रहता है। उसमें इतना जज्बा, इतनी लगन है कि अब वो 28 बरस की उम्र में ये दोनों सलाहियतें मुकम्मल तौर पर हासिल कर चुका है, लेकिन बहुत ही खुदगर्ज और मक्कार है। गुरु नारंग ने मुसीबत के वक्त अपने इस चेले भीमा को याद किया था। भीमा ने इसकी मदद की और वादा किया कि वो आखिरी 7वें जिस्म में जाएगा तो उसे आत्मा शक्ति हासिल करने के लिए तपस्या करने का मौका देगा। वो अपने वादे के मुताबिक उसे आत्मा शक्ति हासिल करने का मौका दे रहा है, लेकिन इससे पहले वो अपने गुरु को अपना मामूल और ताबे बना चुका है। दूसरी तरफ वो अल्पा को फांसने के चक्कर में है। अल्पा भी उसे ट्रैप करना चाहती है। दोनों में यह तय पाया है कि वो एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनकर जिंदगी गुजारेंगे। इसके लिए अल्पा उसके पास भारत आएगी, कभी 2-4 दिन उसके पास रहेगी, फिर इसराइल वापस चली जाएगी। इसी तरह भीमा भी उसके पास इसराइल में आएगा और 2-4 दिनों के बाद वापस चला जाया करेगा। बहरहाल अल्पा मक्कारी दिखा रही है और अपनी एक डमी कल सुबह फ्लाइट से मुंबई के लिए रवाना करने वाली है। मैंने यह मालूमात फराम की हैं। मेरा ख्याल है ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। सिर्फ एक ताउन और चाहती हूँ। चंद मिनट के लिए मुझे भीमा के दिमाग में पहुंचा दो। सोनिया, हम रूहानी टेलीपैथी के जरिए सिर्फ नागुज़ीर हालात में अपनों के काम आ सकती हैं। तुम इन मामूली बातों के लिए हमारी रूहानी सलाहियतों का सहारा न लो। खुदा न खास्ता कोई बड़ी मुसीबत आई तो मैं तुम्हारे साथ हर मुमकिन ताउन करूंगी। खुदा हाफिज। सोनिया अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। आमना ने 2 मिनट तक कलाम पाक की आयतें तलावत की थी और 2 मिनट के अंदर अहम मालूमात फराम की थी। 5वें मिनट में सोनिया दिमागी तौर पर हाजिर हो गई थी। ठीक 5 मिनट के बाद भीमा ने ख्याल ख्वानी के जरिए मुखातिब किया, फिर बड़े गुरूर से बोला, क्या हुआ नीलमा देवी, तुम तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉड हो। तुमने अमरीकी अकाबरीन को यह कहकर तशवीश में मुब्तला किया है कि योगा जानने वालों के दिमागों में घुस आती हो। इसमें झूठ क्या है? जाकर मालूम करो कि मैंने किस तरह बैजोन को अपने शिकंजे में लिया है। बेशक तुमने ऐसा किया होगा, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ सकोगी। तुम समझ रहे हो मैं अभी तक तुम्हारे दिमाग में नहीं आई और मैंने तुम्हारे चोर ख्यालात नहीं पढ़े हैं। मैं बहुत देर से खामोश रहकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगर तुम्हारी ख्याल ख्वानी की लहरें मेरे दिमाग को आकर छूना चाहती तो मुझे फौरन ही खबर हो जाती। तुम बहुत ही बेखबर और बेवकूफ़ हो। इतना नहीं जानते कि बाज़ टेलीपैथी जानने वाले इतने ज़बरदस्त होते हैं कि तुम जैसे लोग अपने दिमागों में हमारी ख्याल ख्वानी की लहरों को महसूस कर ही नहीं पाते। मैं अभी तुम्हारे दिमाग में आई थी और तमाम मालूमात हासिल करके तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अच्छा, मैं अभी तो सुनूं, तुमने मेरे बारे में क्या मालूम किया है? तुम गुरु नारंग के बहुत ही वफादार चेले थे। 12 बरस की उम्र से टेलीपैथी और आत्मा शक्ति हासिल करने के लिए ज्ञान ध्यान में मसरूफ रहा करते थे। अब 28 बरस की उम्र में तुमने ये दोनों सलाहियतें पूरे तौर पर हासिल कर ली हैं और तुम इतने ज़बरदस्त मक्कार और फरेबियों की ऐसी सलाहियतें हासिल करने के बाद सबसे पहले अपने गुरु को अपना मामूल और ताबे बना लिया है। इसके अलावा अब अल्पा को ट्रैप कर रहे हो। वो कल तुम्हारे पास मुंबई पहुंचने वाली है। क्या इतनी मालूमात सुना देना काफ़ी है? भीमा हैरान परेशान होकर सुन रहा था, फिर फौरन ही वापस आकर दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। जल्दी जल्दी मुख्तलिफ किस्म के मंत्र पढ़ने लगा ताकि आइंदा नीलमा को अपने दिमाग में आने और चोर ख्यालात पढ़ने से रोक सके। अब दूसरी तरफ के जादू के जरिए अपने दिमाग को मुकफ्फल करने की कोशिश करने लगा। तकरीबन 1 घंटे तक मुसलसल अमल करते रहने के बाद उसे यकीन हुआ कि अब वो महफूज है, दिमाग मुकफ्फल हो चुका है। ये इत्मीनान हासिल करने के बाद उसने अल्पा के आलाकार को मुखातिब करके कहा, अल्पा को इतला दो, मैं 1 मिनट बाद तुम्हारे दिमाग में आऊँगा। उसने 1 मिनट से ज़्यादा इंतज़ार किया, फिर उस आलाकार के दिमाग में आकर बोला, अल्पा क्या तुम मौजूद हो? हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। क्या हुआ, नीलमा के पास गए थे? हाँ, गया था। वो वाकई बहुत ही ख़तरनाक औरत है। मुझे इस बात का गुरूर था कि मेरे दिमाग के अंदर कोई नहीं आ सकेगा, लेकिन वो कमबख्त आ गई। उसने बहुत सी अहम मालूमात हासिल कर ली हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या तुम किसी तरह उसे अपने दिमाग में आने से नहीं रोक सकोगे? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास आने से पहले अपने दिमाग को लॉक करने वाली कोई एहतियाती तदबीर करो। ये मैं कर चुका हूँ। अभी तकरीबन 1 घंटे तक मुख्तलिफ काले अमल के ज़रिए अपने दिमाग को लॉक करता रहूँ। अब मुझे यकीन है कि वो मेरे दिमाग में नहीं आ सकेगी। वो बोली, थैंक्स गॉड, मैं सोच रही थी कि तुम्हें अपना मुहाफिज बनाने के लिए हिंदुस्तान आ रही हूँ। अगर उस चुड़ैल ने तुम्हें ही कमज़ोर बना डाला तो मेरा क्या बनेगा? मुझे इस कदर कमज़ोर ना समझो। अगर कभी मुझ में कोई कमी पैदा हो जाती है तो मैं अपने काले अमल के ज़रिए उस कमी को दूर करना अच्छी तरह जानता हूँ। तुम देखोगी कि ना नीलमा कभी मेरे दिमाग में आ सकेगी और ना कभी तुम्हें नुकसान पहुँचा सकेगी। कल तुम आ रही हो ना? मैं तो एक एक पल बड़ी बेचैनी से गुजार रही हूँ, कल का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। अल्पा उस आलेकार के दिमाग से चली गई। भीमा सोचने लगा, मैं किस हद तक अपने काले अमल पर यकीन करूं कि मेरा दिमाग पूरी तरह लॉक हो गया है और नीलमा कभी मेरे दिमाग में चुपचाप आकर चोर ख्यालात नहीं पड़ सकेगी। वह बेचैनी से उठकर टहलने लगा, सोचने लगा, अपनी गैर मामूली सलाहियतों के गुरूर में किसी मुखालिफ को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मैंने नीलमा को कमज़ोर और ख़ुद को शहज़ोर समझकर उसके पास जाने की गलती की। वह चुड़ैल मेरे अहम राज मालूम कर चुकी है। मैं अल्पा से छुपा रहा हूँ कि नारंग को मैंने अपना मामूल और महकूम बना लिया है।
और ये भी छुपा रहा हूँ कि जब वो हिंदुस्तान आएगी तो मैं उसे बड़ी चालाकी से अपनी मामूल बना लूंगा। हे भगवान, नीलिमा चाहे तो अल्पा को मेरे खिलाफ भड़का सकती है, या वो उस वक्त गड़बड़ करेगी जब अल्पा हिंदुस्तान आएगी और मैं उसे मामूल बनाने की कोशिश करूंगा। हाँ, अब समझ में आ रहा है। जब मैं अल्पा को कमज़ोर बनाकर उस पर तनवीमी अमल करूंगा तो वह ठीक उसी वक्त मुदाखलत करेगी, मुझे अपने इरादे में कामयाब नहीं होने देगी। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक हमायत करके उसे अपना राजदार बना लिया, लेकिन वो ज़बरदस्ती राजदार बन गई है। टेलीपैथी की दुनिया में अल्पा एक कीमती सरमाया है। नीलिमा इस सरमाए को खुद भी हासिल करना चाहेगी। हो सकता है मैं उससे यह समझौता करूं कि अल्पा सिर्फ मेरी ही नहीं, उसकी भी मामूल बन करेगी। शायद वह समझौते पर राजी हो जाए। अल्पा को हासिल करने में नाकामी का मुंह देखने से बेहतर है कि नीलिमा से समझौता करके दोनों ही अल्पा के दिमाग पर हुकूमत करते रहें। वह थोड़ी देर तक अपने इस फैसले पर गौर करता रहा। फिर उसने ख्याल ख्वानी की परवाज करके नीलिमा को मुखातिब करना चाहा तो उसने सांस रोक ली। दूसरी बार उसने फिर उसके दिमाग में जाने की कोशिश की और वहां पहुंचते ही बोला, प्लीज नीलिमा, सांस ना रोकना, मैं भीमा दास कुछ बातें करना चाहता हूँ। लेकिन उसने फिर सांस रोक ली। उसकी बातों को सुनना गवारा नहीं किया। उसने तीसरी मरतबा कोशिश की तो तीसरी मरतबा भी नाकामी हुई। तब वो थक हार कर फिर अपनी जगह आकर बैठ गया। ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि नीलिमा इन वक्त पर उसके मामले में मदाखलत करेगी। वो फैसला करने लगा कि जब तक नीलिमा की तरफ से इत्मीनान नहीं होगा, उसकी तरफ से किसी दुश्मनी की तवक्को नहीं होगी, उसी वक्त वह अल्पा को ट्रैप करेगा। कभी ऐसी जल्दबाजी नहीं करेगा जिससे फ़ायदा उठाकर नीलिमा अल्पा को अपनी मामूला बना ले। दूसरी सुबह अल्पा ने अपनी डमी को एयरपोर्ट की तरफ रवाना किया। फिर खुद जैकब के साथ एक कार में बैठकर उसके ताक़ुब में एयरपोर्ट तक आई। ख्याल ख्वानी के जरिए भीमा के आलाकार से कहा, मैं भीमा से बात करूंगी। फिर उसने 2 मिनट के बाद उस आलाकार के दिमाग में पहुंचकर पूछा, भीमा तुम मौजूद हो? हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ और अब जहाज़ में सवार होने वाली हूँ। ओह अल्पा, तुम बहुत अच्छी हो, अपनी ज़ुबान की पक्की हो। तुमने कहा था मेरे पास आओगी और अब आ रही हो। मैं बेचैनी से उस फ्लाइट का इंतजार कर रहा हूँ और अब मैं भी मुंबई की तरफ जा रहा हूँ। जब मेरा जहाज़ परवाज करेगा तो मैं तुमसे फिर रब्ता करूंगी। अभी मेरा यहाँ दिमागी तौर पर हाजिर रहना ज़रूरी है। ये कहकर वह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। फिर जैकब रॉबिन से बोली, वो मुंबई शहर की तरफ आ रहे। अब तक ये पता नहीं चला कि वो मुंबई से दूर कहाँ रहते हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पहुंचकर देखा। डमी अल्पा बोर्डिंग कार्ड लेकर लाउंज की तरफ जा रही थी। वो उसके ख्यालात पढ़ने लगी। उसकी डमी बिल्कुल उसी की तरह सोच रही थी। उसके चोर ख्यालात भी यही कह रहे थे कि वो अल्पा है। इससे पहले भी इस डमी को कई बार आजमाया गया था। एक तो अल्पा ने मुकम्मल तौर पर उस पर तनवीमी अमल किया था और उसे दूसरी अल्पा बना दिया था। दूसरी तरफ जैकब रॉबिन ने अपने काले अमल के जरिए उसके दिलो दिमाग में ऐसी बंदिश की थी कि भीमा अपने काले अमल के जरिए उसकी असलियत मालूम नहीं कर सकता था। वो हर हाल में खुद को अल्पा ही साबित करती रहती। वो जहाज में सवार हो गई, अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसके साथ वाली सीट पर एक कद्दे आवर जवान बैठा हुआ था। उस जवान के बराबर खिड़की के साथ वाली सीट पर एक बूढ़ा शख्स बैठा अंग्रेजी रिसाला पढ़ रहा था। जहाज ने अपने वक्त पर परवाज की। अल्पा उसके अंदर मौजूद थी। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए भीमा के आलाकार को मुखातिब किया। फिर उसके जरिए भीमा से कहा, जहाज परवाज कर रहा है, मेरा सफ़र शुरू हो चुका है। तुम मुंबई कब तक पहुंच रहे हो? मैं दोपहर 2 या 3 बजे तक पहुंच जाऊंगा। वहां पहुंचते ये मालूम कर लेना कि यह फ़्लाइट वहां कब तक पहुंचेगी। मैं सफ़र के दौरान में तुमसे रब्ता करूंगी। अभी इस जहाज़ में मौजूद रहकर अपने आसपास के माहौल और लोगों को समझना ज़रूरी है। बेशक तुम बहुत मोहतात रहने की आदी हो, तुम्हें अपने अतराफ़ के लोगों से मोहतात रहना ही चाहिए। अल्पा अपनी डमी के दिमाग में वापस आ गई। सबसे पहले उसने अपने साथ बैठे हुए मुसाफिर को देखा। वो एक अच्छा कद्देआवर सेहतमंद खूबरू जवान था। इस वक्त मुसाफिरों के दरमियान मुख्तलिफ शराबों की ट्रॉली चल रही थी। एयर हॉस्टेस ने उस जवान से पूछा, आप क्या पसंद करेंगे? वो बोला, सॉरी, मैं शराब नहीं पीता, मुझे कोई अच्छा सा मशरूब पिला दो। अल्पा की डमी ने कहा, मैं ऑरेंज जूस पीना चाहूँगी। एयर हॉस्टेस ने उन दोनों को जूस के 2 गिलास दिए। अल्पा ने पहले सोचा, ये शराब नहीं पीता है, नशा नहीं करता है, क्या ये योगा का माहिर होगा? फिर उसने सोचा, योगा का माहिर होने से क्या होता है, मैं इसके दिमाग में जाऊंगी, ये सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोकेगा। ये मालूम नहीं कर सकेगा कि किसने ख्याल ख्वानी की लहरों को इसके दिमाग तक पहुंचाया है। ये सोचकर उसने ख्याल ख्वानी की परवाज की। फिर उसके दिमाग में पहुंच गई। वो कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगा। जूस का एक घोंट पी चुका था। दूसरा घोंट पीने के बाद उसने एयर हॉस्टेस से पूछा, इसमें ऐसी क्या चीज़ मिलाई है? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मैं बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। एयर हॉस्टेस ने कहा, यह खालिश जूस है, देखें आपकी हमसफ़र आराम से पी रही हैं। अल्पा की डमी ने कहा, हाँ, इसमें कुछ नहीं है। शायद तुम फ़िज़ाई सफ़र के आदी नहीं हो या किसी वजह से तुम्हारी तबीयत कुछ नासाज हो रही है। उसने जूस का गिलास वापस करते हुए कहा, सॉरी, मैं नहीं पीऊँगा। वह अपनी सीट की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। अब तक बेचैनी महसूस कर रहा था क्योंकि अल्पा उसके ख्यालात पढ़ रही थी। उसे मालूम हुआ कि उसके इस खूबरू हमसफ़र का नाम दिलेर आफरीदी है। वो पाकिस्तान के शहर पेशावर का रहने वाला है।
अचानक दलेर आफरीदी को छींक आई। उसने जोर की छींक मारी। इसके साथ ही महसूस किया कि उसके अंदर से बेचैनी खत्म हो गई है। उसके छींकते ही ख्याल खुआनी की लहरें एकदम से बाहर हो गई थी। यह अल्पा के लिए भी पहला तजुर्बा था कि जिसके दिमाग में रहो, अगर वो जोर से छींक मारे तो ख्याल खुआनी की लहरें बाहर आ जाती हैं। इतनी तवील मुद्दत से ख्याल खुआनी करते रहने के बावजूद ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ था। दरअसल ऐसा कभी इत्तफाक ही नहीं हुआ था कि जिसके भी दिमाग में गई हो उसे कभी छींक आई हो। वो दूसरी बार उसके दिमाग में नहीं गई। ख्वामख्वाह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। जितनी मालूमात हासिल की थी वही काफ़ी थी। जब कभी ज़रूरत होती तो उसके दिमाग में जा सकती थी। दलेर आफरीदी की बेचैनी दूर हुई तो हैरानी भी हुई। उसने सोचा, खुदा का कसम, कमाल हो गया। हमने इधर छींका, उधर बेचैनी ख़त्म हो गया। क्या ये बेचैनी का इलाज है? ठीक है, अब फिर बेचैनी होगा तो हम और ज़ोर से छींक मारेगा। बेचैनी दूर होगा तो हम घर जाके खान बाबा से बोलेगा, ओए बाबा जानी, तुम बुढ़ापे में बेचैन क्यों रहता है? एक छींक मारो, सारा बेचैनी दुश्मन का माफिक फरार हो जाएगा। एल्पा की डमी ने उसे कहा, मिस्टर, सफ़र बहुत तवील है, हमें अजनबी बनकर नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? वो पहले अंग्रेज़ी में बोला, दलेर आफरीदी, लेकिन मैं अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेज़ी बोलता हूँ। पराई ज़ुबान मुझे बोझ लगती है। मैं अपने घर में पश्तो बोलता हूँ, लेकिन घर से बाहर पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू बोला करता हूँ। तुम ये बताओ, तुम्हारा मज़हब क्या है? तुम्हारी ज़ुबान क्या है? वो बोली, मैं समझ गई हूँ, तुम अपनी कौमी ज़ुबान बोलना पसंद करोगे। मैं उर्दू जानती हूँ। मेरा नाम सोफिया और मैं यहूदी हूँ। वो बेख्तियार बोला, खुदा गारत करे। वो चौंक कर बोली, क्या मतलब? मतलब और क्या होगा? तुम इतना खूबसूरत दोशीज़ा है, तुम यहूदी का घर में क्यों पैदा हुआ? तुम अजीब आदमी हो। क्या मैं अपनी मर्जी से वहाँ पैदा हुई थी? वो सोचने के अंदाज में सर हिलाकर बोला, हाँ, पैदा होने वाला अपनी मर्जी से पैदा ही नहीं होता। ये तुम्हारा माँ बाप का कसूर है। किधर है तुम्हारा माँ बाप? वो बोली, अरे अरे, तुम यहूदियों के हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हो और यहूदियों के खिलाफ बोल रहे हो। बोलने से तुम्हारा यहूदी क्या करेगा? हमको हवाई जहाज़ का बाहर फेंक देगा। तुमको पता नहीं, हमारा खान बाबा को पता है। क्या पता है? वो अपनी एक उंगली कनपट्टी पर रखते हुए उसे घुमाते हुए बोला, हमारा एक स्क्रू ढीला है। हम खान बाबा से बोलता है ढीला नहीं है। दरअसल हिंदू को और यहूदी को देखकर हमारा तन बदन में आग लग जाता है। अभी तुमको देखकर जो आग लगा है उसके बारे में हमको शुबा है। कैसा शुबा? हम सोच रहे हैं अभी जो हमारा अंदर आग है वो गुस्सा का आग है या तुम्हारा हुस्न का आग भड़क रहा है। तुम मालूम करके बताओ असल मामला क्या है। वो मुस्कुराकर बोली, यहूदी समझकर नफरत से देखोगे तो गुस्से की आग तुम्हारे अंदर से है। मोहब्बत से देखोगे तो तुम्हारे दिल तक मेरे हुस्न की आग पहुंच रही है। वो खुश होकर बोला, वही, तुमने तो हमारा दिल पेशावरी कर दिया। वह हैरानी से बोली, क्या कर दिया? हम पेशावर का रहने वाला है और पेशावर का रहने वाला लोग बहुत मोहब्बत करता है। दिल मोहब्बत से दौलतमंद हो जाता है तो कहता है दिल पेशावरी हो गया। अच्छा, तो तुम पाकिस्तान जा रहे हो, अपने शहर पेशावर? नहीं, हम मुंबई जाते हैं। उधर हिंदू है। हम हिंदू लोग को पसंद नहीं करता मगर मजबूर है। क्या मजबूरी है? उधर वो जो फिल्म इंडस्ट्री है उधर खान लोग का राज है। पहले यूसुफ खान का राज था, अब शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान का राज है। हम सोचता है हम भी उधर जाकर हुक्मरानी करेगा और बहुत बड़ा हीरो बनेगा। तुम हीरो नहीं बन सकोगे। हमसे ऐसा बात नहीं बोलो। क्यों ना बोलूं? तुम पाकिस्तानी हो और अपनी कौमी ज़ुबान अच्छी तरह नहीं बोलते हो। देखो, मैं तुम्हारे मुकाबले में ग्रामर के मुताबिक सही ज़ुबान बोल रही हूँ। वो ज़रा सोचने के बाद कायल होकर बोला, हाँ, जब हम फिल्म में काम करेगा तो वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लोग बोलेगा कि हमको बोलना नहीं आता है, मगर हमने सोच लिया उसको जवाब देगा। तुम पहले अपना लिखा हुआ डायलॉग बताओ, हम बिल्कुल वैसे ही बोलेगा। एल्पा की डमी ने कहा, अच्छा मैं बोल रही हूँ, तुम उसी के मुताबिक डायलॉग बोलो। हाँ, हम बोलेगा। हम बोलेगा नहीं, मैं बोलूँगा। मैं बोलूँगा। और बोलो, मैं हिंदुओं से और यहूदियों से नफरत नहीं करता हूँ। वाह, ये कैसे बोलेगा? हम तो नफरत करता है। देखो, ये एक फिल्म का डायलॉग है, तुम्हें तो वैसे ही बोलना होगा। ओह अच्छा, ये फिल्म का डायलॉग है तो सुनो। मैं हिंदुओं से और यहूदियों से नफरत नहीं करता हूँ। मैं इंसान हूँ, इंसानों से मोहब्बत करता हूँ। मैं इंसान हूँ और इंसानों से मोहब्बत करता हूँ। फिर वह चौंक कर बोला, तुम डायलॉग के पर्दे में हमको हिंदू और यहूदी बनाना चाहता है? चाहता है नहीं, चाहती हूँ। चाहती हूँ मगर हम तो मर्द है। चाहता है तो बोलो चाहता हूँ। हीरो बनना चाहते हो तो अब मुंबई पहुंचने तक मुझसे अच्छी तरह उर्दू बोलना सीख लो। तुम अपनी ज़ात में एक हो, दो नहीं हो, इसलिए खुद को हम नहीं मैं बोलो। हाँ, सीखने से बोलना आएगा। क्या तुम भी मुंबई जा रहे? क्या तुम भी मुंबई जा रही हो, ऐसा बोलो। वो अपनी सीट पर किसमिस आकर ज़रा पहलू बदल कर बोला, क्या तुम मुंबई जा रही हो? हाँ, शादी करने जा रही हूँ। ओह, ये तो अच्छा बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है, वही एक ही बात है। चलो, ये अच्छी बात नहीं है। वो खंजीर का बच्चा कौन है? तुम हिंदुओं के मुल्क में जा रहे हो, उन्हें खंजीर तो नहीं कह सकोगे। हाँ, हम नहीं कहेगा। यूं बोलो, मैं नहीं कहूँगा। एक ही बात है, मैं नहीं कहूँगा। मैं जिससे शादी करने जा रही हूँ उसे भी खंजीर ना कहो, वो भी एक हिंदू है। वह घूर कर देखते हुए बोला, क्या तुम किसी हिंदू से शादी करेगा? क्या मुसीबत है? इतनी देर से सही जुबान सिखा रही हूँ, तुम फिर अपने तौर पर बोलते जा रहे हो। सही तो ना बोलो, क्या तुम हिंदू से शादी करोगी? मैं नहीं बोलूँगा, तुम्हें खुद जवाब देना होगा।
जो मुझसे शादी करना चाहेगा उससे करूंगी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो। ऐसा दिल खुश करने वाला बात बोलो, हम तुमसे शादी करेगा। तुम इसी बात को सही तरह बोलो। वो सोच में पड़ गया, फिर सोचते सोचते बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तुमने मुझसे मिलने में देर कर दिया है। तुमसे पहले वो शादी की बात तय कर चुका है और अब मुंबई एयरपोर्ट पर मुझे लेने आएगा। हम उसको पहले मोहब्बत से समझाएगा। मेरा मतलब है, मैं पहले उसको मोहब्बत से समझाऊंगा। वो तुमसे शादी नहीं करेगा। ठीक है, उससे मोहब्बत से बात करना, दुश्मनी से बात ना करना। वो बहुत ताकतवर है। हम उससे ज़्यादा, मेरा मतलब है मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। वो टेलीपैथी जानता है, काला जादू जानता है। क्या तुम जानते हो? जानने का क्या ज़रूरत है? की ज़रूरत है। हाँ, वही कि जानने की क्या ज़रूरत है। क्या वो जो जानता है वो हमको भी, मेरा मतलब है मुझको भी जानना होगा। वो धोती पहनता है तो क्या मुझको भी पहनना होगा? वस्ती हुई बोली, मैं नहीं जानती तुम्हें क्या करना होगा और तुम क्या करोगे। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ, तुम मुझे चाहते हो तो मुझे हासिल कर लो। क्या ये कभी उसके सामने ना पूछना, लेकिन ये कभी उसके सामने ना पूछना कि मैं तुम्हें चाहती हूँ या नहीं। मैं तो सिर्फ उसे चाहूंगी जो मुझे हासिल करेगा। ठीक है, हम मर्द का बच्चा है, मेरा मतलब है मैं मर्द का बच्चा हूँ। मैं उसे दिखा दूंगा कि तुम्हें किस तरह हासिल कर सकता हूँ। एल्पा ने दिल ही दिल में कहा, थैंक्स गॉड, एक ऐसा तो मिला जो भीमा से टकराने का हौसला कर रहे। अगरचे ये उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा, फिर भी मेरे और उसके दरमियान दीवार तो बनता रहेगा। वो बोली, देखो दलेर आफरीदी, वो कभी कभी टेलीपैथी के जरिए मेरे दिमाग में आते हैं। अगर उसने ये सुन लिया कि तुम उसके लिए चैलेंज बनने वाले हो, तो वो यहीं तुम्हारे दिमाग में आकर तुम्हें दिमागी अजियतों में मुब्तला करेगा। अक्लमंदी यही है कि अभी उसे गुस्सा ना दिलाना। मुंबई पहुंचने के बाद तुम्हारे दिल में जो आए वो करते रहना। हसीन दोशीज़ा, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, सोफिया। हमको बुजदिली मत सिखाओ। फिर हम कह रहे हो? मुझे बुजदिली ना सिखाओ। वो खंजीर का बच्चा यहाँ भी आएगा तो मैं उससे निमट लूंगा। जो चाहो करो, मेरा क्या जाता है। अगर उससे शिकस्त खाओगे तो मुझे दिल से निकालना होगा। अगर उसे शिकस्त दोगे तो मुझे हासिल कर लोगे। ये तो तुम्हारे हौसले और तकदीर की बात है। अच्छा, मैं आंखें बंद करके खामोश रहना चाहती हूँ। लंच के वक्त बातें करूंगी। उसकी डमी ने सीट के पुश्ते से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। एल्पा दिमागी तौर पर अपनी जगह वापस आ गई। उसने सोचा था, जब डमी जहाज में सफर कर रही होगी तो वो उसके दिमाग से चली आएगी। लेकिन दलेर अफरीदी जैसा दिलचस्प जवान मिल गया था। उसने भीमा से निमटने के लिए जो प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग में दलेर अफरीदी उसके बहुत काम आ सकता था। उसकी खातिर भीमा के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात पैदा कर सकता था। दूसरी बार जब वो डमी के दिमाग में पहुंची तो लंच का वक्त हो चुका था। वो खाने में मसरूफ थी। उसने खंजीर के गोश्त की एक डिश ली थी। दलेर अफरीदी ने कहा था, मेरे सामने खंजीर का गोश्त ना खाओ वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। एल्पा की डमी ने उसे नाराज नहीं किया। खंजीर की डिश वापस करके चिकन की डिश ले ली। उसके साथ बातें करती हुई खाने लगी। एल्पा ने डमी की बातों में मदाखलत नहीं की, तवज्जो से उसकी बातें सुनने लगी। मालूम होने लगा कि डमी दलेर अफरीदी की शख्सियत से मुतासिर हो गई है। इसके बावजूद वो एल्पा की हैसियत से समझ रही है कि अपनी दिलचस्पी और अपनी चाहत को जाहिर नहीं करना चाहिए, वरना भीमा उसके चोर ख्यालात पड़ेगा तो पता चल जाएगा कि वो जिसे चाहता है वो एक मुसलमान दलेर अफरीदी को पसंद करने लगी है। इस तरह बात बिगड़ जाएगी। एल्पा अपनी डमी के ख्यालात पढ़कर मुतमईन हो रही थी। उसकी तरफ से यह अंदेशा नहीं था कि वो भीमा के पास पहुंचकर काम बिगाड़ देगी। वो खुद ही मुकम्मल एल्पा की हैसियत से सही फैसले कर रही थी। उन दोनों ने खाने के बाद कॉफ़ी तलब की। दोनों के पास एक एक प्याली कॉफ़ी आ गई। डमी को याद था कि उसे क्या करना है। उसने दलेर अफरीदी की नज़रें बचाकर अपने परस से एक गोली निकाली, उसे अपनी कॉफ़ी की प्याली में डाल दिया। इस गोली के असर से वो कुछ एसाबी कमज़ोरी में मुब्तला होने वाला था। भीमा को यकीन दिलाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी था। वो जहाज़ 1 घंटे बाद मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने वाला था। उसने कॉफ़ी ख़त्म की तो कमज़ोरी का एहसास होने लगा। उसी वक्त एल्पा ने ख्याल ख्वानी के जरिए बराह रास्त भीमा को मुखातिब किया। उससे कमज़ोर लहजे में बोली, भीमा फ़ौरन मेरे पास आओ, मैं ऐसा भी कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ, मेरे साथ कुछ हो रहा है। भीमा ने फ़ौरन ही ख्याल ख्वानी के जरिए उसके दिमाग में आकर पूछा, एल्पा खैरियत तो है, तुम्हें क्या हुआ है? उसकी डमी ने कमज़ोर सी सोच में कहा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं लंच करने तक बिल्कुल ठीक थी, कॉफ़ी पीने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ रही है। मेरी समझ में आता है कि किसी दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले ने यहाँ की किसी एयर होस्टेस को आलाकार बनाकर मेरी कॉफ़ी में कुछ मिला दिया है। तुम ठीक सोच रही हो। मुझे पहले ही अंदेशा था कि नीलमा कोई चाल चलेगी और अब वो चाल चल चुकी है। फिर भीमा ने नीलमा को मुखातिब किया, मैं तुमसे मुखातिब हूँ नीलमा, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। मैंने तुमसे कोई दुश्मनी नहीं की है, ना किसी तरह का तुम्हें नुकसान। सोनिया ने सांस रोक ली। भीमा एहतजाज कर सका और ना ही गुस्सा दिखा सका। वो दूसरी बार उसके दिमाग में गया। सोनिया ने फिर सांस रोक ली। वो अपने मामले में मसरूफ थी और एल्पा वगैरह के मामले में दिलचस्पी नहीं लेना चाहती थी। भीमा ने कहा, एल्पा इस आबी कमजोरी को बर्दाश्त करो, मुंबई पहुंचने वाली हो, मैं फ़ौरन ही किसी करीबी अस्पताल ले जाऊंगा। वो नीलमा कोई जवाब नहीं दे रही है। उसे इत्मीनान है कि तुम्हें कमज़ोर बनाकर छोड़ दिया है, जब चाहेगी तुम्हारे दिमाग में आ जाया करेगी। यह कहने के बाद भीमा एल्पा के चोर ख्यालात पढ़ना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला।
उसी वक्त दिलेर आफरीदी ने अल्पा के हाथ पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हारा तबीयत, मेरा मतलब है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? भीमा ने पूछा, अल्पा ये कौन है? अल्पा की डमी ने बड़ी कमजोरी से कहा, एक हमसफर। मैं सोच के जरिए भी ज्यादा बात नहीं करना चाहती, प्लीज तुम खुद इसके दिमाग में जाकर मालूम कर लो। दिलेर आफरीदी ये नहीं जान सकता था कि ख्याल खोने के जरिए क्या बातें हो रही हैं। उसने फिर उसके हाथ को थपकते हुए कहा, जाने मन, तबीयत तो ठीक नहीं है तो बोलो, मैं एयर होस्टेस को बुलाकर कोई दवा मांगता हूँ। भीमा ने गुस्से से कहा, अरे अल्पा, ये तो मैं जाने मन कह रहा है, यह है कौन? ये कहते ही भीमा ख्याल खोने के जरिए दिलेर आफरीदी के दिमाग में पहुंचा। दिलेर आफरीदी ने अचानक अपने अंदर बेचैनी महसूस की। फिर दूसरे ही लम्हे उसने एक जोर की छींक मारी। भीमा की सोच की लहरें उसके दिमाग से निकल आईं। उसने हैरानी से सोचा, मैं महाशक्तिमान हूं और इसने सिर्फ एक छींक मारकर मुझे दिमाग से निकाल दिया। वह फिर उसके दिमाग में गया। उसने फिर बेचैनी महसूस करते ही दूसरी बार छींक मारी। भीमा की सोच की लहरें दूसरी बार भी निकल आई। वह बेचारा नहीं जानता था कि योगा में महारत किस तरह हासिल की जाती है, किस तरह सांस रोककर पराई सोच की लहरों को दिमाग से निकाला जाता है। उसे तो इत्तफाकन ये मालूम हुआ था कि अपने अंदर बेचैनी महसूस हो तो छींक मारना चाहिए। वो ये भी नहीं जानता था कि ख्याल खोनी की लहरों की वजह से उसे बेचैनी महसूस होती है। भीमा ने डमी के दिमाग में आकर कहा, अल्पा, आखिर यह है कौन? मैं इसके दिमाग में जाता हूं तो ये योगा जानने वाले की हैसियत से सांस नहीं रोकता है, छींक मारकर मुझे दिमाग से निकाल देता है। ऐसा तो मेरे साथ पहली बार हो रहा है। कमजोरी की वजह से डमी को नींद आ गई थी, वो जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन अल्पा उसके दिमाग में रहकर भीमा की बातें सुन रही थी। भीमा को मौका मिला तो वो उसके चोर ख्यालात पढ़ने लगा। अल्पा का तनवीमी अमल और जेकब रॉबिन का जादुई अमल इतना मुस्तहकम था कि उसके चोर ख्यालात वही बता रहे थे जो उसके दिमाग में नक्श कर दिए गए थे कि वो अल्पा और हर हाल में अल्पा है। वह उसके दिमाग से चला गया। आधे घंटे बाद जहाज मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर आकर रुक गया। दिलेर आफरीदी ने जहाज के उतरने से पहले डमी की सीट का सेफ्टी बेल्ट बांध दिया था। फिर जहाज के लैंड करने के बाद उसके बेल्ट को खोलते हुए उसे आवाज दी, सोफिया उठो, हम मुंबई पहुंच गए हैं। उसने उसे जरा सा झिंझोड़ा तो आंखें खोलकर देखने लगी, फिर बोली, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मेरे लिए व्हील चेयर मंगवाओ। अरे वाह, व्हील चेयर की क्या जरूरत है, मैं मर्द बच्चा हूं, तुम्हें उठाकर ले जा सकता हूं। भीमा एयरपोर्ट पहुंचा हुआ था और मुसाफिरों की आमद का इंतजार कर रहा था। जब मुसाफिर इमिग्रेशन काउंटर से गुजर कर आने लगे तो उसने देखा एक कद्यावर सेहतमंद जवान अपने शाने से सफरी बैग लटकाए हुए था। उसके दूसरे शाने से एक लेडीज सफरी बैग लटका हुआ था और उसके दोनों बाजुओं में एक हसीन दोशीज़ा आंखें बंद की आराम से जली आ रही थी। भीमा ख्याल ख्वानी के जरिए अल्पा के दिमाग में पहुंचा तो पता चला कि वो हसीना ही अल्पा है और उसी जवान के दोनों बाजुओं में है। ये मालूम करते ही वो गुस्से से तिलमिला गया। उसने घूरकर जरा दूर से आने वाले दिलेर आफरीदी को देखा। जब वो करीब आया तो उसने कहा, रुक जाओ। दिलेर आफरीदी रुक कर बोला, क्या बात है, जल्दी बोलो, मैं अपनी जाने मन को अस्पताल ले जा रहा हूँ। ये तुम्हारी जाने मन नहीं है, मेरी है। वो भीमा को गौर से देखते हुए बोला, अच्छा तो तुम वही हिंदू हो जो मेरी जाने मन से शादी करना चाहते हो? भीमा ने पूछा, तुम ये कैसे जानते हो? ये जहाज में मुझे बता रही थी कि एक हिंदू से शादी करने जा रही है, मगर इसने किसी का नाम नहीं बताया था। इसने नहीं बताया था, मैं बताता हूँ, मेरा नाम भीमा दास है। तुम्हारे बताने से क्या होता है? जब ये बोलेगी कि तुम ही वो आदमी हो तो फिर देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? यही कि तुम इससे शादी कर सकोगे या मैं कर सकूंगा। क्या तुम्हारी शामत आई है? क्या तुम मरना चाहते हो? मेरी तरफ से भी यही दो सवालात हैं, इन्हें याद करो और जवाब सोचते रहो, फिर अस्पताल आकर बता देना। यह कहकर वह अल्पा को दोनों बाजू में उठाए जाने लगा। उसी वक्त भीमा ने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में ऐसा जलजला पैदा करना नहीं चाहता कि तुम्हारे दिमाग को झटका पहुंचेगा तो ये तुम्हारे हाथों से जमीन पर गिर पड़ेगी। उसने अपने दिमाग में उसकी सोच की लहरों को सुनकर उसकी तरफ हैरानी से देखा, फिर बोला, ओह अब समझा, जहाज में मेरे अंदर बेचैनी क्यों हो रही थी? तुम टेलीपैथी के जरिए मेरे दिमाग में आ रहे थे, अब भी मुझे बेचैनी हो रही है तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये कहकर उसने जोर की छींक मारी। भीमा की सोच की लहरें उसके दिमाग से निकल गईं। वह इत्मीनान से पलट कर जाने लगा। भीमा हैरानी और परेशानी से उसे देखते हुए सोचने लगा, यह है क्या चीज़? योगा नहीं जानता, छींके मारता है, ये नया तरीका इसने कहाँ से सीखा है? इस बार भीमा ने उसके दिमाग में जाते ही जलजला पैदा करना चाहा, लेकिन उसने बेचैनी महसूस करते ही छींक मारी। फिर दूर से पलट कर बोला, अबे ओ धीमा, अपनी हरकत से बाज आ जा। भीमा तेजी से उसकी तरफ जाते हुए बोला, मेरा नाम धीमा नहीं भीमा है, मैं भी अस्पताल चलूंगा। चलना है तो प्यार से चल, पख्तून बच्चे से दुश्मनी करेगा तो अस्पताल भी नहीं पहुंच सकेगा। चल, एक टैक्सी वाले को रोक, मैं अपनी कार लेकर आया हूं। वो दोनों एक कार के पास आए। दिलेर आफरीदी ने पिछली सीट की तरफ आकर कहा, चल दरवाज़ा खोल। भीमा ने गुस्से से कहा, एक खबरदार, मुझे हुक्म ना देना, मैं अपनी होने वाली बीवी की बीमारी की वजह से तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ। अस्पताल पहुंचने के बाद तुझे देख लूंगा। आंखें यहाँ रखता है, देखेगा अस्पताल में। पता नहीं मेरी जाने मन कैसे तुझ जैसे अंधे से शादी करने के लिए राजी हो गई है। भीमा ने सख्ती से होंठों को भींचकर आसपास देखा। वह पब्लिक प्लेस पर अल्पा के दूसरे आशिक से उलझना नहीं चाहता था। उसने अपने दिल पर जबर करते हुए पिछली सीट का दरवाज़ा खोला, फिर कहा,
इसे पिछली सीट पर लिटा दो और अगली सीट पर मेरे साथ बैठो। दिलेर अफरीदी ने अल्पा को पिछली सीट पर लिटाया, फिर वहीं उसके पास बैठकर बोला, भंवरा फूल पर बैठता है, तू तो गोभी का फूल है, तेरे पास नहीं बैठूंगा। भीमा गुस्से से उसके दिमाग में पहुंचा, दूसरे लम्हे उसके छींकते ही वापस आ गया। फिर दिलेर अफरीदी ने कहा, देख मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब अगर मेरे दिमाग में आएगा। भीमा ने कार के अंदर आकर कहा, मुझे धमकी क्या देता है? क्या मुझे कमज़ोर समझता है? देख मेरा बदन देख, मेरे हाथ पांव देख, मैं फौलाद हूँ फौलाद। दिलेर अफरीदी अपना एक हाथ बढ़ाकर बोला, ले पंजा लड़ा और मेरी उंगलियां तोड़ दे। कार के अंदर उनकी दुश्मनी, उनका झगड़ा देखने वाला कोई नहीं था। भीमा ने फौरन उसकी उंगलियों में उंगलियां फंसाईं। फिर दोनों एक दूसरे से पंजा लड़ाने लगे। उस वक्त पता चला कि दोनों ही फौलादें एक दूसरे से टकरा सकते हैं लेकिन एक दूसरे को तोड़ नहीं सकते। वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ जोर लगा रहे थे। दोनों की उंगलियां हनी सलाखों की तरह एक दूसरे से उलझी हुई थी और कोई किसी की उंगली मोड़ नहीं पा रहा था। फिर दिलेर अफरीदी ने अपने सर से एक जोर की टक्कर उसके सर पर मारी। भीमा ने जवाबन उसके सर पर टक्कर मारी। फिर दोनों के पंजों की तरह दोनों के सर भी एक दूसरे से टकराने लगे। दोनों की पेशानियां लहूलुहान होने लगी। वो एक दूसरे से टकराते टकराते मर सकते थे लेकिन हार नहीं मान सकते थे। अचानक ही भीमा को ख्याल आया कि वो बुरी तरह जख्मी होने के बायस अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकेगा। ऐसे में नीलमा उसके अंदर आएगी तो उसके दिमाग में जल्जले के झटके पहुंचाते पहुंचाते उसे अधमुआ कर देगी। फिर वो ख्याल खोने के काबिल नहीं रहेगा और नीलमा उसे तनवीमी अमल के जरिए अपना मामूल और महकूम बना लेगी। ये ख्याल आते ही भीमा ने कहा, रुक जा, यह कोई मुकाबला करने की जगह नहीं है। अगर हमें पुलिस वालों ने देख लिया या दूसरे लोगों ने देखकर पुलिस वालों को इतला दी तो मैं अपनी होने वाली बीवी को अस्पताल तक नहीं पहुंचा सकूंगा। वो गुस्से से बोला, ये तेरी बीवी नहीं है, मेरी जाने मन है। उसने उसके पंजे से उंगलियां छुड़ाते हुए कहा, बकवास मत कर, ये हम में से किसकी है? होश में आने के बाद अपना फैसला सुना देगी। पहले इसे अस्पताल तो पहुंचा। जब तू गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचाएगा तभी इलाज हो सकेगा। भीमा ने उसे घूर कर देखा, फिर स्टीयरिंग सीट पर सीधी तरह बैठकर उसने कार स्टार्ट की। इसे ड्राइव करते हुए अस्पताल की तरफ जाने लगा। दिलेर अफरीदी ने अपना एक रुमाल उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, ये ले, लहू पहुंच ले, वरना अस्पताल वाले तुझे भी जख्मी समझकर बिस्तर पर लिटा देंगे। वो अपने सफरी बैग से एक और कपड़ा निकालकर अपनी पेशानी से लहू पहुंचने लगा। भीमा कार ड्राइव कर रहा था, दूसरे हाथ से अपनी पेशानी और चेहरे से लहू पहुंच रहा था और अकब नुमाइने में पीछे बैठे हुए अजीबोगरीब दुश्मन को देखकर सोच रहा था, क्या मुसीबत गले पड़ गई है? इसने तो मुझे थका मारा है। मैं इसे कमज़ोर नहीं हूँ, वक्त आने पर टेलीपैथी और काले जादू से इसे मिट्टी में मिला दूंगा। अभी हालात इजाज़त नहीं दे रहे हैं। मैं चलते फिरते काला जादू नहीं कर सकता। टेलीपैथी के जरिए नुकसान पहुंचाना चाहता हूं तो ये छींके मारने लगता है। अस्पताल पहुंचकर मुकाबला करना चाहूंगा तो कानून इसकी इजाज़त नहीं देगा। ख्वामखा पुलिस केस में उलझना होगा। भीमा टेलीपैथी जानता था, महाशक्तिमान था। इत्मीनान से आत्मा शक्ति का अमल करने का मौका मिलता तो दिलेर अफरीदी के जिस्म से रूह निकालकर उसके जिस्म में दाखिल हो सकता था या उसे मुर्दा बनाकर छोड़ सकता था। अगर ऐसा ना करता तो अपने जादुई अमल से दूसरी तरह नुकसान पहुंचा सकता था, उसे अपाहिज बना सकता था। वो अपनी कितनी ही सलाहियतों से उसे कितनी ही अजाबों में मुब्तला कर सकता था लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। वह दुनिया जहान की कुव्वतें समेटकर शहजोर बन सकता था, सारी दुनिया से लड़ सकता था, मगर किसी के मेहरबान मुकद्दर से कभी नहीं लड़ सकता था।